हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे एएफएम के आगाज बैच में, जहाँ पर हम लोग आपका पूरा एएफएम कवर कर रहे हैं विद थियरी, प्रैक्टिकल एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। एंड सर, ये आगाज बैच सभी स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट रहने वाला है। अगर आपने पहले एएफएम पढ़ रखा है तो आप लोग इन सेशंस को रेफर करके एएफएम को रिवाइज कर सकते हैं। एंड अगर सर आपने पहले एएफएम कभी नहीं पढ़ा है एंड आपके एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, तो भी आप लोग इन सेशन को रेफर करके अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सर, ये तो हो गया हमारे बैच के बारे में। अब सर चलते हैं आज के इस लेक्चर पे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं आपका एएफएम थियरी विद मेमोरी टेक्निक्स। यहाँ पर सर हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 7 आपका कंप्लीटली कवर करेंगे। जितने भी सर कंसेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है थियरी के, सबको समझेंगे एंड सर सबको याद भी करेंगे। तो चलते हैं सर आपके नोट्स के ऊपर। तो ये रही सर हमारी थियरी बुक, जो कि आपको मिल जाएगी पीडब्ल्यू ऐप पे। पीडब्ल्यू ऐप पे जाके सर आगाज बैच में नोट्स वाले एरिया में सर्च करेंगे बुक को, तो आपको मिल जाएगा। या फिर सर वहां नहीं मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर सर्च करिए सीए रोहित चीपर, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां पर फाइल्स के एरिया में आपको ये थियरी बुक और बाकी एएफएम के एंड बाकी सीए फाइनल के नोट्स भी मिल जाएंगे। अब सर हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 कितने मार्क्स का सर एग्जाम में आता है? तो जनरली सर इस चैप्टर नंबर 7 का 4 मार्क्स का वेटेज रहता है आपके एग्जाम में। एंड लगभग सर हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, एक्सेप्ट सर आपका नवंबर 24 एग्जाम। नवंबर 24 सर थोड़ा आपका एक्सेप्शनल पेपर था, जहां पर थियरी बहुत कम मार्क्स की पूछी गई थी। टोटल 8 मार्क्स की थियरी पूछी गई थी। लेकिन सर उससे पहले वाले पेपर्स के अंदर आपकी लगभग 16 मार्क्स की यानी डबल मार्क्स की थियरी पूछी जाती थी। तो सर लगभग हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। नवंबर 24 में नहीं आया था, तो बहुत हाई चांस है कि सर नेक्स्ट एग्जाम में यानी मई 25 में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, एंड आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एज पर पास्ट ट्रेंड। अब सर इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं? तो इस चैप्टर के अंदर सर आपके 14 यूनिक क्वेश्चंस है, जिसके अंदर हमने सारे के सारे आपके जो नए कंसेप्ट ऐड किए हैं उनको भी ऐड किया है। कोई क्वेश्चन सर मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है तो हमने उसको ग्रुप करके एक साथ ऐड कर दिया है। सर पेज नंबर 17 पे है, तो चलते हैं आपके पेज नंबर 17 पे एंड स्टार्ट करते हैं आपका सर सिक्योरिटाइजेशन का चैप्टर। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 7, सिक्योरिटाइजेशन। एंड इसका पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि सर मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम्स में, आरटीपीस में, एमटीपीस में रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है सर? पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। यहां पर सर एक स्टेटमेंट दिया है कि आपके पार्टिसिपेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको अपने सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को सक्सेस करना है। फिर सर बोला है डिस्कस देयर रूल्स, तो हमें सर यहाँ पर आपके पार्टिसिपेंट्स के रोल डिस्कस करने हैं। ये आपका सर सजेस्टेड आंसर जैन 21 में पूछा गया था। फिर सर आपका ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नवंबर 18 एग्जाम में भी आया था। डिस्कस अबाउट प्राइमरी पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अब हमें क्या करना है सर? यहां पर प्राइमरी पार्टिसिपेंट की बात करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें आपके सारे पार्टिसिपेंट की बात करनी थी, बट नवंबर 18 में क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया कि हमें प्राइमरी पार्टिसिपेंट के बारे में ही डिस्कशन करना है। फिर सर सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी में आया था, तब क्या बोला था? एक्सप्लेन द सेकेंडरी पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमें सर आपके सेकेंडरी पार्टिसिपेंट को एक्सप्लेन करना है। ये आपका मई 21 एग्जाम में आया था। अब सर ये 3 क्वेश्चन पढ़ के हमारे दिमाग में एक बात तो क्लियर है कि आपके पार्टिसिपेंट होते हैं 2 टाइप के। पहले होते सर प्राइमरी पार्टिसिपेंट एंड दूसरे होते सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। एंड अगर सर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि प्राइमरी पार्टिसिपेंट एक्सप्लेन करना है या फिर सेकेंडरी एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग केवल उतना ही एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सर क्वेश्चन ने अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आपको प्राइमरी भी एक्सप्लेन करने हैं एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट भी एक्सप्लेन करने हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सर एमटीपी में, आरटीपी में मल्टीपल टाइम आ चुके हैं। अब सर इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हमें करना क्या है एंड इसका आंसर क्या है।
यहाँ पर सर आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे होंगे मेमोरी टेक्निक नाम से। ये डायग्राम को अगर सर आपने समझ लिया तो आप सर पूरा आंसर लिख सकते हैं। इसके अंदर आपके प्राइमरी पार्टिसिपेंट भी कवर है एंड आपके सेकेंडरी पार्टिसिपेंट भी कवर है। तो हम लोग सर इस डायग्राम को समझते हैं एंड फिर हम आपके आंसर को समझेंगे। तो सर आपका जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है उसको जो स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर सर आपका क्रेडिटर होता है। आपकी सर जनरल लाइफ के अंदर ये ओरिजिनेटर होते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि सर आपके बैंक हो गए या फिर सर आपके एनबीएफसी हो गए। जो भी सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट में लोन देते हैं वो सब बनते हैं आपके ओरिजिनेटर इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो हम लोग सर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि ये आपका एक बैंक है। अब सर बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है अपने कस्टमर्स को लोन देना। कौन कौन से लोन देना सर? हो सकता है बैंक आपका हाउस लोन दे रहा हो, पर्सनल लोन दे रहा हो या फिर क्रेडिट कार्ड लोन दे रहा हो। तो इस तरह से सर आपका जो ओरिजिनेटर है इसने आपके ऑब्लाइगर यानी कि अपने कस्टमर को, जिसको आप डेटर भी बोलते हैं, इसको सर लोन दिया। अब सर आपने लोन दे दिया। लोन देने के बाद क्या होता है कि हमें आपके डेटर से इंटरेस्ट रिकवर करना है प्लस प्रिंसिपल रिकवर करना है। तो जैसे ही सर बैंक किसी को लोन देता है तो बैंक की जो कैपिटल है वो उस डेटर के पास ब्लॉक हो जाती है जब तक डेटर आपको आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपे नहीं करता है। अब सर ये लोन का कहानी बहुत आराम से चल रही थी। फिर सर एक दिन क्या हुआ कि आपका जो ओरिजिनेटर था या फिर क्रेडिटर था इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई, यानी बैंक या एनबीएफसी को सर फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो उन्होंने क्या सोचा कि सर हमारे पास जो पैसा आने वाला है वो आने वाला है हमारे ऑब्लाइगर से या फिर डेटर से। अब सर ये पैसा आने में टाइम लगेगा एंड मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट आज है। तो इन्होंने बोला कि सर हम लोग यूज करेंगे सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की सर स्टार्टिंग कहां से हुई है? आपका सर जो ओरिजिनेटर था जिसने सर आपके ऑब्लाइगर को लोन लिया था, इसको सर फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई। फंड्स की रिक्वायरमेंट की वजह से इसने सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की स्टार्ट करी। तो इसने क्या बोला कि सर मैं ऐसा करता हूं कि ये मैंने जो लोन दे रखा है अपने ऑब्लाइगर को, इससे मैं सर मांगने जाऊंगा तो ऑब्लाइगर बोलेगा कि मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं आपसे लोन क्यों लेता। इसका मतलब सर ऑब्लाइगर के पास आज के दिन पैसा नहीं है एंड बैंक को पैसा चाहिए। तो बैंक ने सोचा कि सर ये जो मेरी एसेट है, एसेट कैसे है सर? क्योंकि मुझे रिसीवेबल है, तो मेरी एसेट को अगर मैं मार्केट में सेल कर दूंगा तो मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी एंड इस एसेट को सेल करने के प्रोसेस को ही हम लोग सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब सर ये एसेट को सेल कैसे करेंगे? तो सेल करने के लिए बैंक ने सोचा कि यार मेरा काम तो है लोगों को लोन देना एंड लोगों से डिपॉजिट लेना, तो मैं सर इसको सेल करने का काम नहीं करना चाहता। इसीलिए सर मैं एक नया स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करता हूं जिसको हम बोलते हैं एसपीवी। इसको सर स्पेशल पर्पस व्हीकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर इसको क्रिएट करने का पर्पस क्या है? इसको क्रिएट करने का पर्पस है हमारी एसेट को सेल करना। तो आपकी बैंक ने अपने ऑब्लाइगर यानी कि अपनी फाइनेंशियल एसेट को सेल करने के लिए एक नई कंपनी खोली जिसका नाम है एसपीवी। अब सर एसपीवी क्या करेगा? एसपीवी सर आपके जो बैंक है इससे खरीद लेगा इस ऑब्लाइगर को या फिर फाइनेंशियल एसेट को एंड इस फाइनेंशियल एसेट को सेल करेगा अपने इन्वेस्टर को। अब सर इन्वेस्टर क्यों खरीदेगा इस एसेट को? तो इसके पीछे भी आपके बैंक का एक रीजन है कि बैंक सर आपके इन्वेस्टर को डिस्काउंट देगा। फॉर एग्जाम्पल कि सर बैंक ने आपके ऑब्लाइगर को 100 रुपीज का लोन दिया था। अब सर 100 रुपीज का लोन दिया था तो हमें सर 100 रुपीज रिकवरेबल है आपके ऑब्लाइगर से। लेकिन सर जब मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने क्या किया? मैंने एज ए बैंक इस 100 रुपीज के लोन को सेल किया एसपीवी को एट 90 में सर मैंने एसपीवी को दे दिया एंड एसपीवी को बोला कि सर ये 90 रुपीज का मैंने आपको लोन दिया, इसको आप अपने इन्वेस्टर को सेल करो। तो एसपीवी ने सर अपने इन्वेस्टर को सेल करा होगा। इन्वेस्टर से जो पैसा आया होगा वो आपके बैंक को या फिर ओरिजिनेटर को मिला होगा। तो आपके सर बैंक ने क्या किया? अपनी फाइनेंशियल एसेट को एसपीवी को सेल किया। एसपीवी ने सर इस एसेट को इन्वेस्टर को सेल किया एंड इन्वेस्टर से जो पैसा आया वो आपके बैंक को मिल गया। यानी बैंक ने अपनी एसेट जो कि 100 रुपीज की थी उसको 90 में सेल किया। अब सर आप बोलेंगे इन्वेस्टर को क्या फायदा है? तो इन्वेस्टर को यह फायदा है कि इन्वेस्टर ने सर 100 रुपीज की एसेट को 90 में परचेज कर लिया। अब सर इन्वेस्टर को जैसे ही आपका लोन का मैच्योरिटी आएगा या फिर जैसे ही पैसा आपके ऑब्लाइगर से आएगा तो आपके इन्वेस्टर को मिलेंगे 100 रुपीज। उसने इन्वेस्ट किए थे 90 रुपीज, तो आपके इन्वेस्टर को 10 रुपीज का फायदा है जो कि उसका रिटर्न होगा या फिर उसका इंटरेस्ट होगा।
तो ये आपका सर सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप सर सिंपल से प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो सिंपल से प्रोसेस में जो पार्टिसिपेंट है इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी पार्टिसिपेंट। यानी आपका सर ओरिजिनेटर, एसपीवी एंड इन्वेस्टर, इन तीनों को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी पार्टिसिपेंट। अब सर इस प्रोसेस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूं तो आ जाएंगे आपके सारे सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। अब सर कॉम्प्लेक्स कैसे करोगे? तो हमने बोला था कि मैंने इसको 90 में सेल किया, इन्वेस्टर को मैं सेल करने गया 90 में, तो क्या हुआ सर, जब सर एसपीवी इन्वेस्टर के पास गया तो इन्वेस्टर ने बोला कि सर मैं 90 में खरीदने को रेडी हूं, बट इसकी क्या गारंटी है कि जो आपका ऑब्लाइगर है या डेटर है वो सर 100 रुपीज चुकाएगा, क्योंकि सर मैं नहीं जानता कि बैंक ने किसको हाउस लोन दिया है, किसको पर्सनल लोन दिया है। तो इन्वेस्टर ने बोल दिया कि सर मुझे विश्वास नहीं है आपके डेटर के ऊपर कि ये पैसे मुझे चुका के देगा। तो एसपीवी ने बोला सर आप विश्वास करो, लेकिन इन्वेस्टर ने बोला कि विश्वास नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टर को विश्वास दिलाने के लिए एसपीवी ने एक रेटिंग एजेंसी को हायर किया। अब सर रेटिंग एजेंसी क्या होती है? रेटिंग एजेंसी बताती है कि सर जो आपका डेटर है इसका सिबिल स्कोर क्या है या फिर इसका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो आपकी रेटिंग एजेंसी ने आपके ऑब्लाइगर का या डेटर का क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट किया एंड मान लेते सर कि इसका जो क्रेडिट स्कोर आया वो आता है सर बी का, या फिर सर ए प्लस आता है। हम लोग मान लेते हैं कि सर इसका जो क्रेडिट स्कोर आया वो आया ए प्लस। अब सर ए प्लस क्या होता है? तो सर आपकी क्रेडिट स्कोर की डिफरेंट रेटिंग होती है, जैसे ए बी सी डी या फिर ए प्लस ए डबल प्लस। तो ऐसे करके सर डिफरेंट रेटिंग होती है। अब रेटिंग एजेंसी ने बोला कि सर आपका ऑब्लाइगर बहुत अच्छा है, ये आपको सर ए प्लस रेटिंग देता हूं। तो सर एसपीवी गया इन्वेस्टर के पास कि सर मैंने रेटिंग कराया है एंड रेटिंग ए प्लस का आया है, अब आप हमसे ये 90 रुपीज में खरीद लो। तो इन्वेस्टर ने बोला कि सर रेटिंग तो अच्छा आया है लेकिन फ्यूचर में डिफॉल्ट हो गया तो क्या करोगे? तो सर एसपीवी ने बोला कि अगर सर फ्यूचर में डिफॉल्ट भी हो गया तो हम लोग एक क्रेडिट एनहेंसर को भी हायर कर लेते, यानी ये होता है आपका गारंटर। इसको सर आपको एक फीस देनी होती है एंड ये आपका एज एन इंश्योरेंस काम करता है कि अगर सर ऑब्लाइगर ने डिफॉल्ट किया तो हम लोग उसकी जगह पैसा दे देंगे। तो आपके एसपीवी ने सर एक और पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि आपके इन्वेस्टर को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, तो हमने नई पार्टी को इन्वॉल्व किया जिसका नाम है क्रेडिट एनहेंसर। क्रेडिट एनहेंसर क्या करता है सर? ये आपकी गारंटी देता है या फिर आपका इंश्योरेंस देता है। तो सर जैसे ही हमने इनको क्रेडिट एनहेंसर दिया तो आपका इन्वेस्टर अग्री हो गया 90 में बाय करने को एंड सर अब हमें क्या करना है? अब हमें 100 रुपीज रिकवर करने हैं। तो अब आपकी सर दो पार्टीज नई ऐड हो चुकी है, रेटिंग एजेंसी एंड क्रेडिट एनहेंसर। अब जो भी पार्टी सर यहां पर ग्रीन में ऐड होती जाएगी ये सब आपके सेकेंडरी पार्टिसिपेंट बनने वाले हैं। अब सर हमने हमारी एसेट को सेल कर दिया, अब क्या होने वाला है? अब सर मान लेते जैसे ड्यू डेट आया, ड्यू डेट पे सर हमें 100 रुपीज कलेक्ट करने हैं। अब सर ड्यू डेट पे 100 रुपीज कलेक्ट कौन करेगा? ओरिजिनेटर तो बोलेगा कि सर मैंने तो अपना एसेट बेच दिया तो मैं कलेक्ट करने नहीं जाऊंगा। एसपीवी बोलेगा सर हमारा काम था आपको सेल करने का तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो एसपीवी सर नहीं जाएगा, ओरिजिनेटर नहीं जाएगा, तो ये पैसे कलेक्ट करने कौन जाएगा ड्यू डेट पे? ये जाएगा सर आपका आरपीए। आरपीए मतलब क्या सर? आरपीए मतलब रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। तो सर रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट जाएगा आपके ऑब्लाइगर या फिर डेटर के पास, इससे पैसा कलेक्ट करेगा। पैसा कलेक्ट करके सर ये देगा आपके एसपीवी को वाया ओरिजिनेटर। तो सर आरपीए ने क्या किया? आरपीए ने पैसा कलेक्ट किया, पैसा कलेक्ट करके आपके एसपीवी को जमा किया। एसपीवी को सर जैसे ही 100 रुपीज मिले, एसपीवी ने आपके इन्वेस्टर को 100 रुपीज दिए। 100 रुपीज मिलते ही सर आपका जो इन्वेस्टर था इसका काम कंप्लीट हो गया। तो 100 हमें मिले, 90 मैंने इन्वेस्ट किए, तो 10 रुपीज का मैंने इनकम जनरेट कर लिया। अब सर ये आरपीए आपकी नई पार्टी आ गई एंड सर इन सब के बाद आपकी एक पार्टी और आती है कि अगर सर यहाँ पर सिंगल पेमेंट था तो सिंगल पेमेंट तो मैं खुद ध्यान रख लेता, लेकिन अगर सर मान लेते यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट है, यानी डेटर ने सर 100 रुपीज देने की बात नहीं बोली, डेटर ने बोला कि सर मैं 50-50 करके 2 बार में पैसा दूंगा, यानी 50 आज दूंगा, 50 मैं आपको 1 साल बाद दूंगा। तो अब सर 2 बार पैसा कलेक्ट करना है, पूरे प्रोसेस पे ध्यान रखना है। तो इन्वेस्टर ने बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है कि पूरे प्रोसेस पे ध्यान रख सकूं, तो मैंने एक एजेंट और या फिर ट्रस्टी को हायर किया। अब सर ये ट्रस्टी जो है ये पूरे के पूरे प्रोसेस पर ध्यान रख रहा है। तो ये एजेंट और ट्रस्टी हायर हुआ, ये भी आपका एक सेकेंडरी पार्टिसिपेंट है। एंड सर ये एजेंट एंड ट्रस्टी को हायर कौन कर रहा है? ये हायर कर रहा है आपका इन्वेस्टर। एंड सर ये जैसे ही आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो फैसिलिटेट करता है कि ये स्ट्रक्चर आपका सही तरह से काम करे, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, जो कि आपका नेक्स्ट सेकेंडरी पार्टिसिपेंट है। तो सर ये आपके सारे के सारे पार्टिसिपेंट है पूरे के पूरे सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के अंदर। बेसिकली सर यहाँ पर काम क्या हो रहा है?
काम केवल इतना सा है कि आपका जो बैंक है वो चाहता है कि सर वो अपनी एसेट को सेल करे। अब एसेट को सेल करने का जो प्रोसेस है वो सर एसपीवी के थ्रू इन्वेस्टर के पास जाता है एंड इन्वेस्टर अपने नखरे दिखाता है। तो नखरे की वजह से सर आपको रेटिंग एजेंसी को हायर करना पड़ा, आपको क्रेडिट एनहेंसर को हायर करना पड़ा। अब सर जो पैसा कलेक्ट करना है उसके लिए हमें आरपीए को हायर करना पड़ा। अब सर इसके बाद भी इन्वेस्टर नहीं रुका, उसने अपना एक एजेंट और ट्रस्टी को हायर किया ताकि पूरे प्रोसेस को देख सके एंड इस प्रोसेस को बनाने वाले को हमने बोला स्ट्रक्चरर। तो ये आपका सर फाइनल आंसर है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का। सारे पार्टिसिपेंट इसमें कवर है। कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है सर? तो 3 तो सर आपके प्राइमरी है, ओरिजिनेटर, एसपीवी एंड आपका इन्वेस्टर, जो कि सर आपका प्राइमरीली इन्वॉल्व है आपके पूरे प्रोसेस में। एंड इसके बाद सर आपके सेकेंडरी लोग हैं, जैसे आपका डेटर, रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट एनहेंसर, आरपीए, एजेंट। तो सर 3 तो आपके प्राइमरी है एंड आपके सेकेंडरी कितने सर? 1 2 3 4 5 एंड 6 आपका स्ट्रक्चर। तो आपके सेकेंडरी है यहाँ पर 6। टोटल पार्टिसिपेंट होते हैं आपके यहाँ पर 9। ये सर आपने प्रोसेस समझ लिया तो आप एग्जाम में आराम से इसका आंसर लिख के आ सकते हैं। अब आंसर क्या है सर इसका? प्राइमरी पार्टिसिपेंट है सर ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड द इन्वेस्टर। ओरिजिनेटर कौन है सर? जो एंटिटी सर अपनी एसेट को सेल कर रहा है वो होता है आपका ओरिजिनेटर। सो एंटिटी विच सेल्स द एसेट लाइन इन इट्स बुक्स एंड रिसीव द फंड। तो ओरिजिनेटर सर आपका बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा। एसपीवी कौन है सर? ऐसा व्हीकल जिसको हमने क्रिएट किया है केवल आपके सिक्योरिटाइजेशन के पर्पज से, वो होता है आपका एसपीवी। सो ओरिजिनेटर ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ऑल राइट्स इन द एसेट टू एसपीवी। ओरिजिनेटर ने अपनी एसेट को एसपीवी को सेल किया। अब सर इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर सर वो है जिसने एसपीवी से आपके इन एसेट्स को बाय किया। क्या सर इन्वेस्टर सिंगल होगा? तो सर हो सकता है इन्वेस्टर आपका सिंगल हो या फिर आपके मल्टीपल इन्वेस्टर हो। जैसे कि सर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, आपके पीएफ इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके इन्वेस्टर सर बहुत सारे हो सकते हैं। एसपीवी आपका एक रहेगा, ओरिजिनेटर भी आपका एक रहेगा। ये सर होते हैं आपके बायर्स ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर, यानी सिक्योरिटाइजेशन के अंदर जो आपकी सिक्योरिटी इश्यू होती है इसको बोलते हैं सिक्योरिटाइज पेपर। फिर आते हैं सर आपके यहाँ पर सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। अब सर सेकेंडरी पार्टिसिपेंट कौन है? तो इन सब के अलावा जो भी पार्टिसिपेंट है वो सेकेंडरी है। ऑब्लाइगर होता है सर आपका डेटर। अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लाइगर इज ट्रांसफर टू एसपीवी, यानी सर जिससे आप पैसा मांगते एंड जिसके पैसे मांगने को आप ट्रांसफर कर रहे हैं एसपीवी को, यानी जिस एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्लाइगर। फिर आती है सर आपकी रेटिंग एजेंसी, असेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्वालिटी, जो कि आपके ऑब्लाइगर को असेस करती है क्रेडिट क्वालिटी के लिए एंड क्रेडिट सपोर्ट के लिए। फिर आता है सर आपका रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। इसका काम क्या है? इसका काम है सर आपके ऑब्लाइगर से पैसा कलेक्ट करके आपकी एसपीवी को या फिर आपके ओरिजिनेटर को ट्रांसफर करना। कलेक्ट द पेमेंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लाइगर एंड पासेस टू एसपीवी एंड एसपीवी आपके इन्वेस्टर को पैसा देगी। फिर आता है सर एजेंट और ट्रस्टी, जिसको आपका इन्वेस्टर हायर करता है। क्यों हायर करता है सर? ताकि पूरे प्रोसेस को वो लोग देख सके कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं। टू ओवरसी ऑल द पार्टीज आपने एजेंट और ट्रस्टी को हायर किया। फिर आपका है सर क्रेडिट एनहेंसर। क्रेडिट एनहेंसर का क्या काम है सर? कि आपकी जो ऑब्लाइगर है उसकी क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव करना। इंप्रूव कैसे करेगा सर? अपना इंश्योरेंस या फिर गारंटी देके। तो सर यहां पर क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टर in securitized instrument are directly exposed to performance of underlying and sometime may have limited or no recourse to the originator। तो कभी कभी क्या होता है सर, जो आपका इन्वेस्टर है उसका सर डायरेक्ट एक्सपोजर है यहाँ पर रिस्क के साथ, क्योंकि सर उसके पास कभी कभी लिमिटेड या फिर नो रिकॉर्स टू ओरिजिनेटर होता है। रिकॉर्स मतलब क्या है सर? रिकॉर्ड्स मतलब ये है कि अगर डिफॉल्ट होता है तो आप सर सामने वाले की एसेट को अपने हाथ में ले सकते हैं। तो अगर कभी डिफॉल्ट होता है तो सर हो सकता है कि आपके इन्वेस्टर के पास हक हो कि डिफॉल्ट के केस में आप लोग आपके पास जो भी एसेट पड़ी हुई उस पर आप अपना कोलेट्रल ले सकते हो। लेकिन सर कभी कभी ये नहीं भी होता है, तो इसीलिए हमें क्रेडिट एनहेंसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दे सीक एडिशनल कंफर्ट इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट एनहेंसमेंट। तो ये आपके सर गारंटर या फिर इंश्योरेंस कंपनी है। एंड सर लास्ट है आपका स्ट्रक्चर। तो सर जो भी इन सब पार्टिसिपेंट को एक साथ लेके आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरर। The originator, investor, credit enhancer, other parties to the deal of securitization. Normally these are investment banker, also called arranger of the deal. तो structure सर आपके investment banker है जिनको आप लोग arranger भी बोलते हैं। तो ये आपका सर सिंपल सा सिक्योरिटाइजेशन का आंसर है। इस प्रोसेस को समझ लीजिए, आप सारे के सारे पॉइंट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके अंदर सर जो कीवर्ड्स है ये सब आपके पार्टिसिपेंट्स के नेम है। तो पार्टिसिपेंट्स के नेम आपने सही तरह से लिख दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर।
अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है यहां पर सर पूछा है, lack of existence of a well developed debt market in India is an obstacle that hinders the growth of secondary market of securitized और asset backed security। तो सर इंडिया के अंदर कोई भी वेल डेवलप्ड डेट मार्केट नहीं है, जैसे इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट मतलब सर जो आपका एनएसई है या फिर बीएसई है, जहां पर आप लोग अपने इक्विटी स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हैं, वैसा सर अभी इंडिया के अंदर कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड डेट मार्केट नहीं है जहां पर आप लोग सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट या फिर एसेट बैक सिक्योरिटी को बाय सेल कर सकते हो। इज इट ट्रू? तो सर बिल्कुल सर ये तो ट्रू है। वॉट आर द अदर प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस? इसके अलावा सर और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये आपको बतानी है। ये सर नवंबर 23 एग्जाम एंड आरटीपी नवंबर 20 में पूछा गया था। यहां पर सर ट्रू फॉल्स का 1 नंबर होगा एंड एनी 3 यानी आपको 3 और प्रॉब्लम बतानी है, उसके 3 मार्क्स होंगे। तो 3+1 यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। सिमिलरली सर May 21 में भी आया था, स्टेट द प्रॉब्लम फेस्ड इन ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की सर इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन को ग्रो करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ये बताइए। एंड सिमिलर सर आपका नवंबर 99 एमटीपी में पूछा गया था। अब सर ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है? तो सर बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम इन सिक्योरिटाइजेशन। क्या सर सिक्योरिटाइजेशन एक प्रॉब्लम है? सिक्योरिटाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है सर। सिक्योरिटाइजेशन प्रॉब्लम, सिक्योरिटाइजेशन का जो आपका प्रोसेस है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है आपकी अकाउंटिंग। एंड सर यहां पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सारी प्रॉब्लम आप लोग अपने सीए करिकुलम में पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है सर अकाउंटिंग की, कि सर सिक्योरिटाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है सर? क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन में क्या हो रहा है कि सर आपने अपनी एसेट को सेल किया। अगर मैं बैंक हूं या फिर ओरिजिनेटर हूं, मैं अपनी कोई एसेट को सेल कर रहा हूं तो मैं रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहा हूं। अब किसी केस में सर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं, किसी केस में रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते, केवल सर आपकी जो एसेट का राइट है वो ट्रांसफर होता है। अब सर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, इसका इंपैक्ट सर आपकी एसेट रिकॉग्निशन पर पड़ता है। तो अकाउंटिंग सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है सर आपका इनएडिक्वेट डेट मार्केट। इनएडिक्वेट डेट मार्केट मतलब क्या सर? जैसा सर आपका इक्विटी मार्केट बना हुआ है, वैसा सर हमारे पास कोई डेट मार्केट नहीं है जहां पर हम लोग हमारे सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट को बाय कर सके या फिर सेल कर सके। ठीक है सर, ये भी समझ गए। इनएडिक्वेट डेट मार्केट के बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है आपकी टैक्सेशन की। टैक्सेशन की सर क्या प्रॉब्लम है? तो जब आप अपना डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो वहां पर सर आप पढ़ेंगे अपना रीट और इनविट वाला कंसेप्ट, जहां पर सर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे कि कब सर इनकम जो है वो आपके इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है, कब सर आपके स्पेशल पर्पस व्हीकल के हाथ में टैक्सेबल है, कब सर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की ट्रस्ट है उसके हाथ में टैक्सेबल है। तो जो आपका इनवीट का है कंसेप्ट है या फिर रीट का कंसेप्ट है, वहां पर सर आप टैक्सेशन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन पढ़ेंगे। एंड सर टैक्सेशन में हमेशा से ही आपकी केस लॉ चलते रहते हैं। तो सर टैक्सेशन भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि जो इनकम बनने वाली है वो किसके हाथ में टैक्सेबल है, किसके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। इसके बाद सर नेक्स्ट है आपकी स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी सर आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होती है। तो स्टैंप ड्यूटी सर जब भी आप लोग किसी चीज को बाय या फिर सेल करते या फिर कोई भी लीगल एग्रीमेंट करते हैं, तो लीगल एग्रीमेंट में सर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। एंड ये स्टैंप ड्यूटी सर आपकी जितनी एग्रीमेंट की वैल्यू है उसका पार्ट बनती है। जैसे हमारे केस में हमने क्या देखा था कि सर आपका जो इन्वेस्टर है उसने 90 में एसेट को खरीदा था एंड 100 में सेल किया था एंड 10 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया था। अब सर इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सर जो स्टैंप ड्यूटी है वो है अप टू 12% की। यानी सर आपने किसी चीज को खरीदा उसके ऊपर सर 12% तो अगर आपने स्टैंप ड्यूटी पे कर दी। अगर 90 की कोई चीज मैंने खरीदी है, 90 का 12% यानी 12 9 जा 108 यानी 10.8 रुपीज अगर सर मैंने यहां पर अपनी स्टैंप ड्यूटी में पे कर दिए एंड 10 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, तो सर केवल यहां पर तो मैं 0.8 रुपीज का लॉस कर रहा हूं। तो सर ये पूरा ट्रांजेक्शन ही हमारा गलत हो गया। तो स्टैंप ड्यूटी सर बहुत हायर है, इसलिए सर आपके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। इसके बाद सर और क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा सर हमारे लॉस में प्रॉब्लम है, क्योंकि सर हमारे जो लॉस है यहाँ पर आपकी एसेट को ट्रांसफर करने के, पैसे को रिकवर करने के, ये सर इफेक्टिव नहीं है, तो इनइफेक्टिव लॉ है हमारे यहाँ पे। एंड सर लास्ट प्रॉब्लम है आपकी लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब सर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि सर आपका जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है।
सब लोग अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसीलिए सर यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है। तो ये आपकी सर 6th प्रॉब्लम है। तो सर ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स है। अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन अभी सर हमने इनकी प्रॉब्लम्स को समझा है। सबसे पहले सर स्टैम्प ड्यूटी, मॉर्गेज डेट स्टैम्प ड्यूटी विच इवन गोज अप टू 12%। तो हाई स्टैम्प ड्यूटी की वजह से आपके सर इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है। टैक्सेशन में सर इशू है अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटिंग टू सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट। और जो सर आपके डायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट है उनकी ओपिनियन डिफर करते हैं, कोई बोलते हैं सर एसपीवी को टैक्स लगेगा, कोई बोलता है इन्वेस्टर को टैक्स लगेगा। फिर सर अकाउंटिंग में इशू है कि ऑल्दो सिक्योरिटाइजेशन इज स्टेटेड टू बी एन ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट बट इन ट्रू सेंस रिसीवेबल्स आर रिमूव फ्रॉम ओरिजिनेटर्स बैलेंस शीट विदाउट रिकॉर्ड्स। यहां पर सर क्या बात हो रही है कि हम लोग सर जनरली आपके सिक्योरिटाइजेशन को बोलते हैं कि ये सर आपका एक ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट है। सर ऑफ बैलेंस शीट क्यों बोलते हो आप? ऑफ बैलेंस शीट बोलने का रीजन ये है कि सर आपकी जो रिसीवेबल्स है वो रिसीवेबल्स को आप सेल करके अपने बुक्स के अंदर फाइनेंस लेके आ रहे हैं या फिर पैसा लेके आ रहे हैं, तो सर आप यहां पर एक फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं अपने रिसीवेबल्स को सेल करके, इसीलिए सर यहां पर रिसीवेबल्स आपकी बैलेंस शीट से जा रहे हैं एंड आपको फंड्स मिल रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं। एंड सर आपके जो रिसीवेबल्स यहां से जा रहे हैं हो सकता है सर ये विदाउट रिकॉर्ड्स है। रिकोर्स क्या होता है सर? रिकोर्स आपका राइट है कि अगर सर किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो आप उसकी एसेट पर अपना कब्जा कर सकते हैं। तो कभी सर ये विदाउट रिकोर्स होगा, कभी विथ रिकोर्स होगा। तो ये सब आपकी सर अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है कि एसेट को सर बुक से डी रिकॉग्नाइज करे कि नहीं करे, ये आपकी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है। फिर सर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है कि सर कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ओन फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सर आपका जो डेट मार्केट है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी मार्केट ऑफ सिक्योरिटाइज और एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, ये सर हिंडर करता है आपके प्रोसेस को। इनइफेक्टिव फोरक्लोजर ऑफ लॉ कि सर जो आपके लॉ है आपकी रिकवरी को लेके वो इफेक्टिव नहीं है। लेंडर्स फेस डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। ये सारे सर आपके इश्यूज है। अब सर इन इश्यूज को याद कैसे करना है? तो याद करने का सर बहुत ही सिंपल तरीका है कि सर आप लोग सीए है। अब सर सीए लोगों को तो सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस को समझना चाहिए अच्छे से एंड उसके सॉल्यूशन पता होने चाहिए। इसीलिए सर जितने भी सीए फाइनल के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर से सर एक एक प्रॉब्लम आपकी उठ के आ रही है। जैसे आपका सर पेपर नंबर 1 है एफआर का, एफआर से प्रॉब्लम उठ के आई है सर अकाउंटिंग की, तो ये रही सर आपकी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम। सेकंड पेपर है सर एएफएम का, एएफएम के अंदर हम लोग कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, तो सर यहां से प्रॉब्लम उठ के आई है इनएडिक्वेट डेट मार्केट की, जो कि सर ये रही आपकी। फिर सर ऑडिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऑडिट बहुत ही शांत बच्चा है, ऑडिट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सर आपका पेपर नंबर 4 है डीटी, जहां से टैक्सेशन की प्रॉब्लम है कि सर टैक्स कैसे लगेगा और किस पे लगेगा। फिर सर आईडीटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी भी आता है, कस्टम भी आता है, इसके अलावा और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है सारे आते हैं, यानी स्टाम्प ड्यूटी है वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में स्टाम्प ड्यूटी आ गया। फिर सर लॉ जो आपका एसपीओएम के अंदर है वहां से भी सर आपका आता है इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉ, कि लॉ सर इतने इफेक्टिव नहीं है। एंड सर लास्ट है आपका एससीपीएम। अगर आपने एससीपीएम को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर सर आपने एक स्टैंडर्डाइजेशन का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, जो कि आपके एससीपीएम का पार्ट होता है कि सर कैसे हम लोग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करें, बेंचमार्क करें। तो वो आपका सर स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम यहां पर भी है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो सर याद कैसे करेंगे? जितनी भी सर आपके सीए फाइनल के सब्जेक्ट है वहां से हर सब्जेक्ट से एक प्रॉब्लम उठ के आ रही है। आपको सर चैप्टर के सब्जेक्ट के नाम तो सर पता होंगे ही, बस आपको रिलेट करना है कि सर इस सब्जेक्ट से हमें कौन सी प्रॉब्लम यहां पर सिक्योरिटाइजेशन में आइडेंटिफाई करनी है। तो ये सर हमारा तरीका है इसको याद करने का। अब चलते सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सर आपका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है पे थ्रू सिक्योरिटी एंड पास थ्रू सिक्योरिटी का। क्या कंसेप्ट है सर ये? Pay through security are in the nature of participation certificate that enables the investor to take a direct exposure on the performance of securitized asset। यहां पर सर ये बोला कि जो आपकी पे थ्रू सिक्योरिटी होती है वो आपको डायरेक्ट एक्सपोजर देती है आपकी सिक्योरिटी से। एंड जो आपके सर पास थ्रू सिक्योरिटी है ऑन द अदर हैंड गिव्स इन्वेस्टर ओनली ए चार्ज अगेंस्ट द सिक्योरिटाइज एसेट। एंड जो आपके पास थ्रू सर्टिफिकेट है ये केवल आपको एक चार्ज देते हैं। क्या सर आप इस स्टेटमेंट से अग्री है?
अब सर इस स्टेटमेंट से अग्री होंगे या डिसएग्री होंगे, उसके लिए सर पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पे थ्रू सर्टिफिकेट एंड पास थ्रू सिक्योरिटी होती क्या है। अगर सर हमें इनका ही मतलब नहीं पता तो हम लोग कैसे अग्री डिसएग्री करेंगे, तो पहले इसके मतलब को समझेंगे। ये आपका सर May 23 एग्जाम में आया था। सिमिलर क्वेश्चन सर आपका November 20 में आया है कि सर पास थ्रू सर्टिफिकेट एंड पे थ्रू सिक्योरिटी क्या होती है, इसको आप एक्सप्लेन करिए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है सर। अगर आप लोग इनके नाम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पहले में लिखा है सर पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू सर्टिफिकेट सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है, सर ये कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके अंदर से आप लोग पास कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, ये ऐसा ही सर्टिफिकेट है जहां से सर आपके जितने भी पेमेंट से आपकी रिसिप्ट है, इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली पास होके आपके इन्वेस्टर के पास जाती है। तो पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होने वाला है सर, आपको जो भी रिसिप्ट मिलने वाली है, जो भी आपको सर इंटरेस्ट मिलने वाला है आपके ऑब्लाइगर से, वो सारा का सारा रिसिप्ट और इंटरेस्ट आपका पास हो जाएगा आपके इन्वेस्टर के पास। अगर सर आपके जो ऑब्लाइगर डेटर ने 5 रुपए दिए तो 5 रुपए आपके इन्वेस्टर को मिल जाएंगे, अगर उसने 10 रुपए दिए तो 10 रुपए इन्वेस्टर को मिल जाएंगे। यानी सर यहां पर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, जो भी आ रहा है सर सिंपली पास हो जाएगा। नेक्स्ट है सर पे थ्रू सिक्योरिटी। अब सर पे थ्रू क्या होता है, पे थ्रू के अंदर सर बैठा होता है आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर, यानी सर आपका एक एसेट मैनेजर या फिर आपका एक बंदा बैठा हुआ है जो क्या करता है सर, इन्वेस्टर ने 5 रुपए दिए तो 5 रुपए सर वो अपने पास रख लेता है। एंड सर सॉरी, आपका सर जो ऑब्लाइगर है, ऑब्लाइगर ने सर अगर 5 रुपए दिए तो आपका जो बंदा बैठा हुआ है, एसेट मैनेजर बैठा हुआ है, इसने सर 5 रुपए अपने पास रख लिए एंड आपके इन्वेस्टर को केवल 3 रुपए दिए। अब सर इसने केवल 3 रुपए इन्वेस्टर को दिए, 5 रुपए मिले थे, तो 2 रुपए का इसने क्या किया, इसने बोला कि सर 2 रुपए को मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं एंड सर इन 2 रुपए के मैं 200 रुपए कर दूंगा एंड 200 रुपए आपके इन्वेस्टर को दूंगा। तो यहां पर सर क्या हो रहा है, आपकी पे थ्रू सिक्योरिटी के अंदर आपने सर पहले ही बता दिया था इन्वेस्टर को कि सर मैं आपको 1 साल बाद, पे थ्रू सिक्योरिटी के अंदर सर आपने इन्वेस्टर को पहले ही बता दिया था कि 1 साल बाद मैं आपको दूंगा 3 रुपए, 2 साल बाद मैं तुम्हें दूंगा वापस से 3 रुपए एंड ऐसे करते करते सर 10 साल तक मैंने आपको बता दिया कि 10 साल तक मैं आपको इतने इतने रुपए दूंगा एंड जैसे ही सर ये हमारा एग्रीमेंट एंड होगा तो जितना भी बैलेंस बचेगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो पे थ्रू सिक्योरिटी में सर आपकी डेफिनेट ट्रेंचेस होती है या फिर सर डेफिनेट इंस्टॉलमेंट होती है जो कि आपको पे करनी है। एंड पास थ्रू के अंदर सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी पैसा मिलेगा सिंपली पास थ्रू हो जाएगा। यही सर आपका कंसेप्ट है। अब सर वापस से पढ़ते कि यहां पर क्या बोला था, यहां पर बोला है सर जो पे थ्रू सिक्योरिटी होती है, पे थ्रू मतलब सर आपका एक बंदा बैठा हुआ है जो कि सर पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे आर इन द नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन एनेबल इन्वेस्टर टू टेक ए डायरेक्ट एक्सपोजर। क्या सर पे थ्रू के अंदर जहां पर एक बंदा बैठा हुआ है, क्या इन्वेस्टर का डायरेक्ट एक्सपोजर है? नहीं सर, डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि आपने बीच में एक एसेट मैनेजर को बिठा रखा है जो कि सर इन्वेस्टर को डायरेक्टली आपके ऑब्लाइगर से पैसा कलेक्ट नहीं करने दे रहा है। और क्या बोला सर, पास थ्रू सर्टिफिकेट ऑन द अदर हैंड गिव्स इन्वेस्टर ओनली ए चार्ज अगेंस्ट सिक्योरिटाइज एसेट। यहां पर बोला है कि सर जो पास थ्रू जहां से आप आ जा सकते हैं वहां पर सर आपको केवल एक चार्ज मिलता है। नहीं सर, हमें चार्ज नहीं मिलता है, हमें डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जो भी पैसा ऑब्लाइगर दे रहा है सारा पैसा इन्वेस्टर के पास जा रहा है। तो क्या हम एग्री करेंगे? हम लोग सर बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि सर पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या है एंड सर पे थ्रू सिक्योरिटी क्या है। पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या है सर, सारा का सारा पेमेंट, रिसिप्ट और इंटरेस्ट डायरेक्टली पास हो जाएगा आपके इन्वेस्टर को। तो ट्रांसफर द एंटायर रिसिप्ट ऑफ कैश इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द एसेट सोल्ड। तो सारा का सारा कैश जो आया सारा का इन्वेस्टर को मिलेगा। रिप्रेजेंट डायरेक्ट क्लेम ऑफ द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर कैरी प्रोपोर्शनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट। यहां पर सर इन्वेस्टर का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। फिर सर है आपका पे थ्रू सिक्योरिटी, जहां पर एक बंदा बैठा हुआ है जिसने सर डिफाइन कर दिया कि इन्वेस्टर को सर हर साल 3 रुपए दूंगा, 10 रुपए दूंगा या 50 रुपए दूंगा। तो सर यहां पर बिल्कुल डेफिनेट इंस्टॉलमेंट है जो कि इन्वेस्टर को मिलने वाली है। अगर सर कुछ पहले एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट हो गया तो वो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग मार्केट में री इन्वेस्ट कर देंगे। सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय एसेट, हैंस इट कैन रीस्ट्रक्चर डिफरेंट ट्रेंचेस। तो यहां पर एक बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा सर खाली तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ काम करेगा ही करेगा। तो उसने क्या बोला सर, उसने बोला कि मैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंचेस या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर रहा हूं एंड ये इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको टाइम पे मिलता जाएगा। परमिट्स डीसिंक्रोनाइजेशन ऑफ सर्विसिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो आपका सर जो ऑब्लाइगर है एंड इन्वेस्टर है दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां से पैसा आ रहा है लेकिन बीच का जो बंदा है सर ये सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ पैसा इन्वेस्टर को दे रहा है, कुछ पैसा अपने पास रख रहा है। तो इस तरह सर ये डीसिंक्रोनाइजेशन है एंड सर जो आपका एसपीवी है वो री इन्वेस्ट कर देगा सरप्लस फंड टू शॉर्ट टर्म एज पर देयर रिक्वायरमेंट।
तो ये आपके सर दोनों सिंपल से कंसेप्ट है। पास थ्रू सर्टिफिकेट, सब कुछ पास होगा, पे थ्रू के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जो कि आपके पेमेंट करेगा। ये पिक्चर सर आपके दिमाग में होगी तो आप इसको समझ जाएंगे। मेमोरी टेक्निक में भी सर हमने सेम बात बोली है कि पास थ्रू के अंदर जिसकी अंदर से सब पास हो जाए, रिसिप्ट और इंटरेस्ट भी बिल्कुल पास हो जाएगा सर यहाँ से। पे थ्रू के अंदर सर एसपीवी अपने अकॉर्डिंग पेमेंट करेगा एंड अर्ली रिसिप्ट को री इन्वेस्ट करेगा। अगर सर कोई पैसा जल्दी मिल गया या कोई रिसिप्ट अर्ली मिल गई तो उसको री इन्वेस्ट कर देंगे एंड सर आपका जो भी पेमेंट है वो आपके फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो ये आपके सर दोनों कंसेप्ट थे। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर आपका व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। ये आपका सर नवंबर 22 एग्जाम के अंदर पूछा गया था। सिमिलरली सर आपका एक और क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ सिक्योरिटीज इन द मार्केट बैक्ड बाय कोलेटरल्स, व्हाट आर द अदर फीचर। तो यहां पर सर एक फीचर को एक्सप्लेन कराए कि सर जो आपका सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है उसको आप लोग एज ए क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा सर और क्या फीचर है आप डिस्क्राइब करिए। ये May 23 में आया है, वैसे ही सर आपके मल्टीपल टाइम पूछा गया है। आपका सर यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या है कि हमें फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एक्सप्लेन करने की सर सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड हम समझ रहे हैं सर आपके फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहला फीचर क्या है सर, नाम पे जाएंगे सर हम। सबसे पहले नाम से हमें पता चल रहा है कि सर ये सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है, मतलब कि सर ये सिक्योर होगा। जो भी चीज सर सिक्योर है वो आपकी रिस्क को मैनेज कर रही है। तो इसका पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है सर रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि सर यहां पर जो आपका सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है, यहां पर जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो पैसा सर आपको एक एसेट के सिक्योर्ड है, यानी सारा पैसा आपका सिक्योर्ड होता है। एंड अगर सिक्योर्ड पैसा है तो सर आपका रिस्क मैनेजमेंट यहां पर हो रहा है अच्छे से। अब सर ये आपका पहला फीचर हो गया सिंपल सा। इसके अलावा क्या फीचर है, इसके अलावा सर नेक्स्ट फीचर है आपका बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। अब सर बंडलिंग और अनबंडलिंग क्या होता है, तो सर जब हमने आपके एग्जाम्पल में देखा था कि आपका जो बैंक है वो सर लोन देता है आपकी डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को, किसी को हाउस लोन दिया, किसी को पर्सनल लोन दिया, किसी को कार लोन दिया, किसी को क्रेडिट कार्ड लोन दिया। तो सर जब बंडलिंग होती है तो बंडलिंग में क्या होता है, सर जितने लोगों को पैसा दिया है सारे पैसे को मैंने सर एक पूल के अंदर डाल दिया। जैसे सर आप एक सारे पैसों को पूल के अंदर डालते हैं, सर पूल से मतलब स्विमिंग पूल का है क्या, स्विमिंग पूल का मतलब नहीं है। हम लोग सर एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि जब सर आप सारे के सारे पैसे को या फिर सारे के सारे ऑब्लाइगर को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बंडलिंग। फॉर एग्जाम्पल सर मिस्टर ए को मैंने 100 का होम लोन दिया था, मिस्टर बी को 200 का होम लोन दिया था। तो मैंने सर दोनों को एक कैटेगरी में डाला जिसका नाम था होम लोन। तो ये मेरा सर बंडलिंग हुआ। सेकंड सर मैंने इसकी अनबंडलिंग की। अनबंडलिंग मतलब सर ये मेरा 300 रुपीज का बनता है टोटल बकेट। अब सर 300 रुपीज का मुझे एक इन्वेस्टर नहीं मिलता, मुझे सर मल्टीपल इन्वेस्टर मिलते हैं। तो मैंने 300 को सर 30-30 के 10 डिफरेंट सिक्योरिटीज में डिवाइड कर दिया। तो सर ये जो आपने डिवीजन किया है 300 का 30-30 की 10 डिफरेंट सिक्योरिटीज में, इसको बोलते हैं अनबंडलिंग। तो ये आपका सर सेकंड फीचर है बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। अब सर और क्या फीचर है, और सर जो नेक्स्ट फीचर है वो आपकी अनबंडलिंग से रिलेटेड है कि सर ये जो आपने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अनबंडलिंग करी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंचिंग। तो आप सर इसको अनबंडलिंग भी बोलते हैं, ट्रेंचिंग भी बोलते हैं। ट्रेंचिंग मतलब क्या सर, आपने यहाँ पर जो भी लोन मिलने वाला है 300 का सर टोटल लोन है। अब सर ये 300 ऐसा तो नहीं कि आपको एक साथ मिल जाएगा, हो सकता है सर इसकी डिफरेंट डिफरेंट ईएमआई हो एंड ईएमआई करते करते सर ये आपको 5 साल में मिलने वाला है। अब हर साल सर मान लेते हैं आपको मिलेगा 60 रुपीज। तो सर 60 की जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंचेस बनी है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंचिंग। आपने क्या किया सर, यहाँ पर जितना लोन का अमाउंट है इसको सर आपने डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में ब्रेक किया। डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करने को बोलते हैं ट्रेंचिंग। कि सर 300 का लोन 5 ईयर में मिलने वाला है तो 60 हमें हर साल मिलेगा। तो ये मेरी 60 की डिफरेंट ट्रेंचेस हो गई। एंड सर ये जो ट्रेंचिंग होती है ये हमेशा होती है होमोजीनियस। तो ये आपका सर होता है नेक्स्ट फीचर कि आपकी सर जो भी ट्रेंचिंग होने वाली है ये हमेशा होमोजीनियस होगी। कि अगर सर आपने किसी इन्वेस्टर को एक ट्रेंच बेची है एंड दूसरे को दूसरी ट्रेंच बेची है तो दोनों की ही ट्रेंच आपकी होमोजीनियस रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे सर आपके दो इन्वेस्टर है यहाँ पे, मिस्टर ए है और मिस्टर ए भी तो यहीं आ गए, मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। अब सर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ने
दोनों ने सर आपकी जो फर्स्ट ईयर की ट्रेंच थी उसके लिए अप्लाई किया, तो क्या सर मैंने अलग अलग ट्रेंच दूंगा? नहीं सर, मेरे पास होमोजिनिटी है, यानी किसी ने मुझसे फर्स्ट ईयर की ट्रेंच खरीदी है तो मैं दोनों को ही सर सेम ट्रेंच सप्लाई करूंगा या फिर अपनी सेम ट्रेंच इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर करूंगा। तो यहां पर सर जो भी आपकी ट्रेंचिंग होती है, यानी जितने भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे सभी के साथ आप सेम बिहेवियर अपना मेंटेन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सर होमोजीनियस ट्रेंचिंग। अब सर ट्रेंचिंग हो गया, होमोजीनियस ट्रेंचिंग भी हो गया। इसके बाद सर और क्या फीचर है आपके? इसके बाद सर आपके इसी से रिलेटेड फीचर है पेमेंट के, कि सर पेमेंट जो आपका होगा वो आपका सर यहाँ पर हमेशा टाइमली रहेगा। एंड सर यही आपके बेसिक से सारे के सारे फीचर रहने वाले हैं। चलते सर एक बार क्वेश्चन 4 पे, कोई फीचर हमने मिस तो नहीं किया वो भी चेक कर लेंगे। अच्छा सर, इसके बाद एक फीचर अभी याद आया मुझे कि सर ये जो आपने प्रोसेस बनाया है, तो आपका प्रोसेस तो यहां तक हो चुका है कंप्लीट। इस पूरे के पूरे प्रोसेस की वजह से आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपका क्रिएट हुआ है ये आपका सर नेक्स्ट फीचर है। एंड इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने के जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। तो सर जो दो आपके फीचर मैं भूल गया था वो सर ये दोनों फीचर है आपके, कि ये अभी आपने क्या बोला सर, सबसे पहले टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, फिर आप प्रोसेस पे कहे कि बंडलिंग और अनबंडलिंग होती है। अनबंडलिंग से मुझे याद आया कि अनबंडलिंग को हम लोग ट्रेंचिंग बोलते हैं एंड ट्रेंचिंग होती है हमारी होमोजीनियस। तो ये 4 फीचर हो गए। इसके बाद सर इन सब प्रोसेस को फॉलो करने से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है, ये भी आपका फीचर है। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का प्रोसेस। तो ये आपका सर फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन रहता है। सेम बात सर यहाँ पर हमने बोली है, सबसे पहले टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि एसेट आपकी यहाँ पर सिक्योरिटाइज है। एसेट्स आर सिक्योरिटाइज एंड ऑन नॉन रिकॉर्स बेसिस, तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज शिफ्टेड। अगर सर यहाँ पर डिफॉल्ट होगा तो सर आपका जो ओरिजिनेटर है वो आपको पैसे देगा, तो इसीलिए आपका यहाँ पर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट शिफ्ट हो चुका है। टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद हमने पढ़ा बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, तो कंबाइन इन वन पूल इट इज बंडलिंग एंड देन ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्स डिनोमिनेशन इट इज अनबंडलिंग। सबको पहले कंबाइन किया तो बंडलिंग हुआ, सबको वापस से तोड़ तोड़ के बेचा हमने तो अनबंडलिंग हुआ। इसके बाद हमने बोला कि सर ट्रेंचिंग होती है स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट, आपने डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में इसको ब्रेक किया। एंड सर जो भी आपकी ट्रेंचेज है सारी होमोजीनियस होगी, यानी सारी ट्रेंचेज आपकी इक्वल होगी, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। ताकि सर जो भी अगर किसी इन्वेस्टर को स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो वो सर इन होमोजीनियस ट्रेंचेस में इन्वेस्ट कर सकता है। Under each tranche, security issued are of homogeneous nature and even meant for small investor who can afford to invest in small amount. सर होमोजेनिटी होने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड इससे आपका सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी कैन बी व्यूड एज प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एंड सर इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस करने का तरीका। यहाँ पर सर जो आपका ओरिजिनेटर है उसको सर पैसा मिला है, पैसे मिलने को ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। In the process of securitization, financial instruments are tailored structured to meet the risk return trade of profile of investor. Hence, these securitized investment are considered as best example of structured finance. आपने क्या किया सर, आपके पास जो पूल बना था उसके आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंचेस काटी, सारी ट्रेंचेस होमोजीनियस है। अब सर हर ट्रेंच का अलग रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होगा। सर अलग रिस्क और रिटर्न कैसे होगा, यानी कि सर जो पैसा मुझे आपके फर्स्ट ईयर में मिलने वाला है एंड सर जो मेरे को पैसा फिफ्थ ईयर में मिलने वाला है, दोनों के अंदर सर रिस्क डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में किसी डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो ये बात तो फिक्स है कि सर फिफ्थ ईयर में डिफॉल्ट होना ही होना है। यानी कि फर्स्ट ईयर सर आपका लेस रिस्की है एंड फिफ्थ ईयर आपका मोर रिस्की है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भले पैसा आ जाए लेकिन फिफ्थ ईयर में पैसा आने से मना हो सकता है। तो आपकी सर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंचेस हम जब काटते हैं तो सर आपकी हो सकती है फर्स्ट ईयर की जो ट्रेंचेस है जो कि पूरी होमोजीनियस होगी, फर्स्ट ईयर की ट्रेंच का रिस्क अलग है, फिफ्थ ईयर की ट्रेंच का रिस्क अलग है। लेकिन सर दोनों ट्रेंच अपने अंदर होमोजीनियस होगी, यानी फर्स्ट ईयर के जितने भी पेमेंट है सारे होमोजीनियस रहेंगे, फिफ्थ ईयर के जितने भी पेमेंट है वो अपने अंदर होमोजीनियस रहेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सर डिफरेंट रिस्क और रिटर्न के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्रिएट किए हैं तो किसी इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल हायर है तो वो सर फिफ्थ ईयर के इन्वेस्टमेंट को बाय करेगा क्योंकि वहां पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा होगा। एंड किसी का सर रिस्क प्रोफाइल कम है तो वो आपके फर्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट को बाय करेगा। तो ये होता है सर आपका स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का तरीका। एंड सर यही आपका याद करने का तरीका भी है कि फीचर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्या है। सबसे पहले सर सिक्योरिटाइजेशन में सिक्योरिटी वर्ड है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर सिक्योरिटी है तो हमें रिस्क नहीं है, मतलब हमारा टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। इसके बाद सर आपका प्रोसेस चालू होता है, क्या प्रोसेस है, बंडलिंग और अनबंडलिंग किया। अनबंडलिंग से ध्यान में आया कि सर यहाँ पर ट्रेंचिंग होती है एंड ट्रेंचिंग होती है होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस ट्रेंचिंग, ये आपके 2 पॉइंट है। फिर सर इसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस।
तो ये आपका क्वेश्चन 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट डू यू मीन बाय बूटस्ट्रैपिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेड क्रेडिट यूजिंग द स्टार्टअप फर्म्स इन बूटस्ट्रैपिंग। नवंबर 22 एग्जाम में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? क्या सर बूटस्ट्रैपिंग मतलब सर बूट पे सर स्ट्रैप लगाना? नहीं सर, बूटस्ट्रैपिंग मतलब ये है कि जब भी आप अपने स्टार्टअप को या फिर अपनी कंपनी को अपनी सेविंग से फाइनेंस करते, या फिर अपने पर्सनल फाइनेंसर से, या फिर सर अपने दोस्तों से लोन लेके अपनी कंपनी को फाइनेंस करते, तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ये आपका सर शायद स्टार्टअप फाइनेंस का क्वेश्चन भी है। सेम क्वेश्चन सर हमें स्टार्टअप फाइनेंस में देखने को मिलेगा। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? आपने सर अपने पर्सनल फाइनेंस से कंपनी को फाइनेंस किया या फिर स्टार्टअप को फाइनेंस किया है। अब सर आपका ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट का मतलब सर सिंपल सा ये मतलब है कि आपने जब सप्लायर से गुड्स लिया होगा, तो सर सप्लायर से गुड्स लेने के बाद उनको इमीडिएट पेमेंट नहीं किया, आपने सर बोला कि मैं आपसे 100 रुपए का गुड्स ले रहा हूं, मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो अगर सर आपको 100 रुपए का गुड्स आज मिल गया एंड 2 महीने बाद पेमेंट करना है, तो ये 100 रुपए सर आपका फाइनेंस हो गया, क्योंकि सर इसका पेमेंट आपको 2 महीने बाद करना है, तो इसको हम बोलते हैं सर ट्रेड क्रेडिट। यानी सर उधारी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। अब सर ट्रेड क्रेडिट आपको मिलेगा कैसे? आप सर जाओगे किसी सप्लायर के पास, आप बोलोगे सर मुझे 10 लाख के गुड्स दे दीजिए, मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा पेमेंट। तो आपका सर जो सप्लायर है वो आपको मुंह पे मना कर देगा कि सर 10 लाख मैं आपको कैसे दे दूं, ना जान ना पहचान, एंड 10 लाख का आप मुझसे माल मांग रहे हो। तो सर उस सप्लायर को मनाने के लिए आपके यहाँ पर स्टेप है जो आपको समझने पड़ेंगे। सप्लायर को सर मनाओगे कैसे? तो हम लोग सर सप्लायर के पास जाएंगे, सप्लायर को बोलेंगे कि सर ये मेरा बिजनेस प्लान है, इस बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपसे 10 लाख का गुड्स खरीदूंगा, इसको सर मैं 15 लाख में सेल करूंगा, 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करूंगा, एंड ये 5 लाख के प्रॉफिट में सर कुछ प्रॉफिट मैं रख लूंगा, एंड सर बाकी का जो आपका 10 लाख का माल था उसका पेमेंट मैं आपको कर दूंगा। तो आपको सर एक प्लान लेके जाना पड़ेगा अपने सप्लायर के पास, तब जाके आपको क्रेडिट मिलने वाला है। यही सर इसका सिंपल सा आंसर है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी बूटस्ट्रैपिंग व्हेन ही अटेम्प्ट्स टू फाउंड और बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस। जब आपने पर्सनल फाइनेंस से कंपनी को बिल्ड किया, इसको हम बोलते हैं आपका बूटस्ट्रैपिंग, या फिर आपने कंपनी के रेवेन्यू से कंपनी को फाइनेंस किया है। अब सर नेक्स्ट है आपका ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट के अंदर सर आपको एक प्लान बनाना है, प्लान को सप्लायर के पास लेके जाना है, सप्लायर को प्लान कम्युनिकेट करना है, एंड फिर उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो सप्लायर्स आर रिलेक्टेंट टू गिव ट्रेड क्रेडिट। तो आपको सर सप्लायर कभी भी आगे से ट्रेड क्रेडिट नहीं देगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसको सर अपना वेल क्राफ्टेड फाइनेंशियल प्लान दिखाना पड़ेगा कि सर मैंने ये प्लान बनाया है। प्लान बनाने के बाद सप्लायर को दिखाएंगे, एंड विजिट द सप्लायर ऑफिस। कम्युनिकेशन स्किल सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना प्लान बहुत अच्छे से बना रहे हैं लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो आपको ट्रेड क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फाइनेंशियल प्लान हैज टू बी शोन। फाइनेंशियल प्लान दिखाने के बाद आपको ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा। एक बार सर ट्रेड क्रेडिट मिल गया, तो आपको सर अपने सप्लायर को टाइमली पेमेंट करना है। टाइमली पेमेंट कैसे करेंगे सर? कि आपने सर जो गुड्स खरीदा है 10 लाख का, इसको सर आप सेल करेंगे, इससे पैसा जो आने वाला है आप ट्राई करेंगे कि सर इसका पैसा आपको 2 महीने से पहले मिल जाए, ताकि आप लोग टाइमली सप्लायर को पेमेंट कर सके। तो गेट द गुड्स शिप्ड, सेल देम बिफोर पेइंग टू देम। जैसे सर आप अपने गुड्स को मिल जाता है, उसको शिप कर दीजिए, उसको बेच दीजिए, एंड सर आपका जब पैसा आता है, वो पैसा आते ही सर आप अपने सप्लायर को पे कर दीजिए। सो बिफोर पेइंग टू सप्लायर, आपको सर अपने गुड्स को सेल करना है, वहां से पैसा रिसीव करना है, एंड अपने सप्लायर को पेमेंट करना है। यही सर आपका सिंपल सा बूटस्ट्रैपिंग और ट्रेड क्रेडिट का प्रोसेस है। नेक्स्ट है सर आपका व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 6। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 आपका आया हुआ है May 22 एग्जाम के अंदर। फिर सर एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ ओरिजिनेटर एज वेल एज द इन्वेस्टर। हमें सर आपकी बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन को एक्सप्लेन करना है आपके ओरिजिनेटर एज वेल एज आपके इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका सर May 18 एग्जाम में आया है। वैसे करके सर डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए सर ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब सर जब भी हम लोग बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे, हमेशा सर हम आपके 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पहला सर आपका ओरिजिनेटर यानी आपका बैंक या एनबीएफसी जिसने मार्केट में लोन दिया था। दूसरा सर आपका इन्वेस्टर की इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ है यहां पर। समझते हैं सर इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। बहुत ही सिंपल है सर इसका आंसर। हम इसको सर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहला हम देखते हैं आपके ओरिजिनेटर से, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर हमारा इन्वेस्टर का। सर ओरिजिनेटर को क्या बेनिफिट है? ओरिजिनेटर को सर सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सर
ओरिजिनेटर को मिल रहे हैं फंड्स, तो सर अगर उसको फंड्स मिल रहे हैं तो यही उसका सबसे पहला बेनिफिट है। हम इसको बोलते हैं सर ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। सर इसको आप ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्यों बोल रहे हैं, तो सर थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। सर आप इसको ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब जब मैं अपनी एसेट को सेल करके पैसा रेज कर रहा हूं तो मुझे सर फंड्स भी मिल गए, लेकिन मेरी लायबिलिटी साइड पे सर कोई भी लायबिलिटी आपको नहीं दिख रही है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। अब सर यहां पर और क्या बेनिफिट है ओरिजिनेटर को, सर जो आपका ओरिजिनेटर है जब वो इन्वेस्टर को अपनी एसेट सेल करने गया था तो इन्वेस्टर ने क्या बोला था कि सर अपनी एसेट के लिए रेटिंग लेके आइए, अपनी एसेट के लिए कोई क्रेडिट एनहेंसर को लेके आइए, यानी कोई गारंटर को लेके आइए। तो ओरिजिनेटर सर गया, उसने उसकी ऑब्लाइगर की रेटिंग करवाई, एक क्रेडिट एनहेंसर को हायर किया जिसने उसकी गारंटी दी, डिफॉल्ट की। तो सर अगर आपने इतनी मेहनत करी है, अगर आपने सर इतनी गारंटी भी दे दी कि सर आपको पैसा जरूर मिलेगा, तो सर जब आप इसको सेल करेंगे, तो जब आप इसको सेल करने जाएंगे तब इसको हायर प्राइस पे सेल कर सकते हैं। यानी कि सर क्या बात कर रहे हैं कि 100 रुपीज का सर मैंने लोन दिया था एज एन ओरिजिनेटर, एंड जब मैं इसको सेल करने गया इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर ने बहुत नखरे दिखाए थे कि सर इस पे आप रेटिंग लेके आएंगे एंड इस पे आप लोग क्रेडिट एनहेंसर को लेके आएंगे। तो सर जब मैं इन सबको लेने गया तो मुझे लगा कि सर मैं तो इतनी गारंटी दे रहा हूं, तो सर मैं जब इसको सेल करूंगा तो मैं इस 100 की एसेट को 90 में क्यों सेल करूं, क्योंकि मैं तो पूरी गारंटी दे रहा हूं, मैं सर इसको 95 में सेल करूंगा। 95 में सेल करने से सर फायदा क्या हुआ आपको, आपको सर रिड्यूस रेट के ऊपर बोरिंग मिल गई। अब सर रिड्यूस रेट पे बोरिंग कैसे मिली, पहले सर आप इसको 90 में सेल कर रहे थे तो आपने सर 10 रुपीज का इनडायरेक्टली इंटरेस्ट पेमेंट किया था। अब अगर आप इसको सर 95 में सेल कर रहे हैं, यानी सर आप केवल 5 रुपीज का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो आपकी बोरिंग कॉस्ट यहां पर रिड्यूस हो गई है, क्योंकि आपने यहां पर क्रेडिट एनहेंसर को इन्वॉल्व किया है। तो सेकंड पॉइंट बनता है आपका सर रिड्यूस्ड बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट रिड्यूस कैसे हुई सर, इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि हमने 100 की जो एसेट थी उसको हमने सर 90 की जगह 95 में सेल किया, क्योंकि अब क्रेडिट एनहेंसर यहां पर इन्वॉल्व हो चुका है। बोरिंग कॉस्ट रिड्यूस होने से सर हमारे फाइनेंशियल इंप्रूव होंगे, फाइनेंशियल अगर इंप्रूव होंगे तो हमारे फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव होंगे, क्योंकि सर एक तो हमारी बुक्स में लायबिलिटी नहीं आई, दूसरा हमारी सर बोरिंग कॉस्ट कम हो गई, तो हमें सर फाइनेंशियल रेशियो जो है वो हमारे इंप्रूव हो गए। तो ये सर हमारे ओरिजिनेटर को फायदा है। अब सर इन्वेस्टर को क्या फायदा है, इन्वेस्टर को सर सबसे पहला फायदा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि सर अभी तक जो इन्वेस्टर था वो सर केवल आपके इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करता था, अब सर उसको एक डाइवर्सिफिकेशन करने का तरीका मिल गया कि सर डेट मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन मिल गया। दूसरा सर आपकी इन्वेस्टर की कभी कभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि सर उसको पैसा इन्वेस्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी आपकी यहां पर फुलफिल हो जाएगी। तो ये सर आपके इन्वेस्टर के बेनिफिट है कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है आपका, सर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो गई है। सेकंड सर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटाइज है, तो ये भी सर आपके इन्वेस्टर को फायदा है। तो ये सर आपके डिफरेंट डिफरेंट फायदे हैं आपके बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। इसको सर कवर करते हैं यहां से हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं सर आपके ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा था सर आपका ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, क्योंकि सर आपकी लायबिलिटी साइड में लोन नहीं आया है एंड आपको फंड्स मिल गए, तो आपको यहां पर ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हुई है। रिलीज अ पोर्शन ऑफ कैपिटल फिल्ड अप इन द एसेट, अब ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हुई है, प्लस आपको सर जो बोरिंग कॉस्ट थी वो कम पर मिल गई, क्योंकि सर आपने यहां पर इन्वॉल्व किए क्रेडिट एनहेंसर को। तो सिक्योरिटाइज पेपर आर रेटेड ड्यू टू क्रेडिट एनहेंसमेंट, ओरिजिनेटर अर्न्स ए स्प्रेड। ओरिजिनेटर सर स्प्रेड कैसे अर्न कर रहा है, दे कैन इश्यूड एट अ रिड्यूस रेट एज ऑफ डेट, हैंस द ओरिजिनेटर अर्न्स ए स्प्रेड। तो जब सर आपने क्रेडिट एनहेंसमेंट कराया, तो अब सर मार्केट में मान लेते हैं, मार्केट में सर आपको 100 रुपीज के लोन के लिए 10% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन सर जब आपने क्रेडिट एनहेंसमेंट कराया तो आपने सर ये 100 रुपीज की जगह 95 रुपीज रेस करे थे एंड 5 रुपीज का सर आपने इंटरेस्ट पे किया था, तो आपने सर 5% पर ही इंटरेस्ट ले लिया। थोड़ा ढंग से लिखते हैं कि सर मार्केट में 10% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, अगर आपको एज एन ओरिजिनेटर मार्केट से लोन लेना है तो आपने क्या किया सर, आपने अपनी एसेट के ऊपर क्रेडिट एनहेंसमेंट करवाया, जिसकी वजह से सर आपने 100 की एसेट को 95 में सेल किया, यानी सर आपने 5 रुपए कम या फिर 5 रुपए नुकसान में सेल किया, 5 रुपए सर आपका इंटरेस्ट होता है, यानी 5% का आपका इंटरेस्ट था, तो आपकी बोरिंग कॉस्ट सर यहां पर रिड्यूस हो गई है। एंड सर आपने यहाँ पर स्प्रेड अर्न किया, क्योंकि मार्केट रेट 10% की है, आपने सर 5% की इंटरेस्ट पर ही सेल कर दिया है, तो सर यहाँ पर आपको यहाँ 5% का स्प्रेड का अर्न हुआ है। अब सर बोरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी तो आपके फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव होंगे, तो हेल्प टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियो
कैपिटल टू वेटेड एसेट रेशियो आपका बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, क्योंकि सर लाइबिलिटी साइड में कोई नई लाइबिलिटी नहीं आई है, एंड सर आपकी जो कैपिटल ब्लॉक थी वो कैपिटल आपकी सर वापस से फंड होके फाइनेंस में आ गई है। एंड सर एक पॉइंट जो हम मिस कर गए कि अगर सर आपने ये जो कलेक्शन वाला प्रोसेस है ये आउटसोर्स कर दिया कि सर मैं अपने डेटर से जाके पैसा मांगता, वो सर बोलता कि आज नहीं कल दूंगा, आज नहीं परसों दूंगा, या फिर एक महीने बाद दूंगा, तो सर मैं अपने मेन बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही सर मैंने ये अपना सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के अंदर इस एसेट को सेल कर दिया, तो मैं अपने मेन बिजनेस पर फोकस कर सकता हूं। तो मोर स्पेशलाइजेशन इन द मेन बिजनेस। तो आपने सर जो भी रिकवरी वाला पार्ट था ये अपने एसपीवी को ट्रांसफर करके अपनी मेन बिजनेस पर फोकस करना चालू किया है। बाय ट्रांसफरिंग द एसेट, एंटिटी कुड concentrate more on the core business such as servicing of loan, it is transferred to SPV। तो सर आपने अपने लोन को ट्रांसफर कर दिया एंड आप अपने कोर बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन रिकॉर्ड्स अरेंजमेंट इवन द बर्डन ऑफ डिफॉल्ट इज शिफ्टेड। अगर सर नॉन रिकॉर्ड्स अरेंजमेंट में आप एंटर कर गए, यानी कि सर अगर डिफॉल्ट होता है तो सर आप ओरिजिनेटर की एसेट पर कब्जा नहीं कर सकते, तो सर और बढ़िया है, आपने कोई रिस्क भी अपने पास नहीं रखी। तो ये सब सर आपके ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट थे। अब बात करते इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है। इन्वेस्टर को सर सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, दूसरा सर उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तीसरा सर उसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट है, क्योंकि ये आपके सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो हेल्प्स बैंक टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सर कोई रेगुलेटरी आरबीआई की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मुझे सर इतना क्लैरिटी नहीं है कि सर कोई है भी कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके आईसीआई ने दिया है, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बैंक के ऊपर सर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें इतना पैसा आपके सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो हेल्प बैंक टू मीट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट कॉज। अगर रिकोर्स अरेंजमेंट है, रिकोर्स के अंदर अगर आपने सर डिफॉल्ट किया तो मैं आपकी एसेट पर अपना कब्जा कर सकता हूं, इसको हम बोलते हैं रिकोर्स अरेंजमेंट। तो ये आपका सर आंसर है। आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना था। ओरिजिनेटर के अंदर 4 पॉइंट है एंड इन्वेस्टर के अंदर 3 पॉइंट है। एंड सर इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए सर यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है हमने कि सर सबसे पहले आपकी ये एक ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है, तो बैलेंस शीट को इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव बैलेंस शीट बाय ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। आपकी सर लायबिलिटी नहीं आई तो बैलेंस शीट में आपकी ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गई, आपकी सर बोरिंग कॉस्ट कम हो चुकी है, आपके फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव हुए हैं, एंड सर इसकी वजह से आप अपने बिजनेस पर मोर फोकस कर सकते हैं। इन्वेस्टर की सर मैनेज रिस्क होती है, रिस्क किस तरह से होती है, आपकी सर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट है, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो इस तरह से सर आप इसको याद कर सकते हैं सीक्वेंस बना के, एंड आपको सर ये आंसर याद रहेगा। नेक्स्ट है सर आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर क्या बोला है, एक्सप्लेन द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट। हमें सर आपके सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट की प्राइसिंग को एक्सप्लेन करना है कि सर जब आप अपने एसेट को सेल करने जाएंगे, 100 रुपीज का सर लोन दिया था, इसको सर 90 में सेल करूं कि 95 में सेल करूं, तो सर ये प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है ये आपको एक्सप्लेन करनी है। यहां पर ये आपका सर दिसंबर 21 एग्जाम में आया था। एक्सप्लेन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, हमें सर आपके सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट की प्राइसिंग एक्सप्लेन करनी है। ये आपका सर नवंबर 23 आरटीपी में भी आया था, तो मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब सर प्राइसिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्राइसिंग को एक्सप्लेन करिए। अब सर प्राइसिंग के लिए आपका एक बायर होता है, एक सेलर होता है। यहां पर सर आपका सेलर कौन है, सेलर है सर आपका ओरिजिनेटर, एंड आपका सर बायर कौन है, बायर है आपका इन्वेस्टर। इसकी सर प्राइस क्या होगी, प्राइस सर वो होगी जहां पर सर बायर भी मान जाए एंड आपका सर सेलर भी मान जाए, यानी सेलर और बायर जिस रेट पर अग्री हो जाएंगे वही आपकी प्राइस बनेगी। अब सर सेलर किस रेट पर अग्री करेगा, तो सर सेलर क्या कर रहा है, सेलर जब अपनी एसेट को सेल कर रहा है तो वो फाइनेंसिंग कर रहा है, क्योंकि उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंसिंग अगर वो कर रहा है तो वो देखेगा सर मार्केट में उसको क्या रेट पर फाइनेंस अवेलेबल है। अगर सर मार्केट में उसको 10% पर लोन मिल रहा है तो सर क्या वो इस एसेट को 15% की इंटरेस्ट पे सेल करेगा, नहीं सर 15% की इंटरेस्ट पे क्यों सेल करेगा, जब उसको 10% का लोन मिल ही रहा है तो वो 10% से मार्केट से लोन ले लेगा एंड सेल ही नहीं करेगा। तो सर जो आपका सेलर है उसके लिए सर जो रेट होगा वो होगा कि उसका आउटफ्लो किस रेट पर हो रहा है मार्केट के अंदर। अब आपका जो बायर है वो क्या करेगा, बायर सर जो है आपका इन्वेस्टर, वो चाहता है इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट करते टाइम वो मार्केट में देखेगा कि सर मार्केट में कंपेरेबल यील्ड क्या चल रहे हैं डेट के, कंपेरेबल
यील्ड या फिर वाईटीएम क्या चल रहे हैं, कंपेरेबल वाईटीएम जो भी चल रहा होगा कि सर अगर मैं कोई डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता हूं वहां पर सर मुझे 11% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सर मुझे 11% का रिटर्न चाहिए। अब सर आपका जो सेलर है वो बोलता है कि मुझे 10% पे मार्केट में लोन अवेलेबल है, बायर बोलता है कि सर मुझे 11% में कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब सर दोनों नेगोशिएट करेंगे एंड नेगोशिएट करके जो प्राइस फाइनल होगा वो 10 से 11% के बीच में रहेगा। तो ये आपका सर प्राइसिंग करने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके आंसर पे चलते हैं। तो यहां पर सर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। while pricing the instrument it is important it should be acceptable to both originator as well as investor। आपका जो सर ओरिजिनेटर है एंड इन्वेस्टर दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब सर ओरिजिनेटर को क्या एक्सेप्टेबल होगा, तो ओरिजिनेटर का एंगल क्या है कि सर मुझे फाइनेंस की या फिर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में जिस रेट से फंड अवेलेबल है उसी रेट पर सर मैं आपको सेल करना चाहता हूं। तो विच रेट एट विच ओरिजिनेटर हैज टू इंकर एन आउटफ्लो, यानी वो रेट सर जिसके ऊपर आपके ओरिजिनेटर को पेमेंट करना पड़ रहा है या फिर फाइनेंस लेना पड़ रहा है, वो सर रेट प्रेफर करेगा ओरिजिनेटर। एंड इन्वेस्टर कौन सी रेट प्रेफर करेगा कि सर जो कंपेरेबल वाईटीएम मार्केट में मिल रहा है उस रेट पर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। डिस्काउंटिंग बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग रेट ऑफ वाईटीएम ऑफ कंपेरेबल सिक्योरिटी। तो इन्वेस्टर सर कैसे करेगा, कैलकुलेट प्राइस, जो भी फ्यूचर कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करेगा वाईटीएम से। वाईटीएम मतलब सर आपका जो कंपेरेबल सिक्योरिटी मार्केट में उसके यील्ड से इसको डिस्काउंट करके अपना प्राइस कोट करेगा। तो यहां पर सर आपके दोनों की पॉइंट से बात करनी है, ओरिजिनेटर एंड आपका इन्वेस्टर। एंड यही सर आपका यहां पर मेमोरी टेक्निक है कि सर ओरिजिनेटर का प्राइस एंड इन्वेस्टर का प्राइस मैच होना चाहिए, यानी दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओरिजिनेटर का प्राइस है सर रेट एट विच आउटफ्लो इंकर, यानी जिस रेट पर उसको इंटरेस्ट पे करना है। एंड सर इन्वेस्टर आपका वो रेट चूज करेगा जिस रेट पर उसको इंटरेस्ट अर्न करना है मार्केट के अंदर, यानी वाईटीएम ऑफ कंपेरेबल सिक्योरिटी। जैसे सर दोनों मैच हो जाएंगे वैसे ही आपका यहां पर प्राइसिंग हो जाएगा कंप्लीट। ये आपका सर क्वेश्चन 7 होता है कंप्लीट अभी के लिए। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सर आपका मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, कि सर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है हमारे सिक्योरिटाइजेशन में। ये आपका May 19 एग्जाम में, May 18 एग्जाम में एंड May 20 की आरटीपी में पूछा गया है। और क्या है सर, डिस्कस ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिक्योरिटाइजेशन मैकेनिज्म, यानी सर सब जगह हमें आपके स्टेप्स ही बताने हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के अंदर। अब सर ये जो क्वेश्चन 8 है एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों को अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको सर बहुत ईजी रहेगा स्टेप्स को याद रखने में। स्टेप क्या क्या है सर, आपका सर सबसे पहला स्टेप होता है पूलिंग ऑफ एसेट, यानी आपका जो ओरिजिनेटर था उसने क्या किया सर, जितने भी उसने हाउस लोन दिए थे, पर्सनल लोन दिए थे डिफरेंट लोगों को, उसको सर उसने पूल किया एक साथ। जितने भी हाउस लोन थे उन सबको एक साथ रखा, जितने भी पर्सनल लोन थे उनको एक साथ रखा, जितने भी कार लोन थे उन सबको एक साथ रखा। ऐसे करके सर उसने एक पूल क्रिएट किया। तो सबसे पहला स्टेप है आपका पूलिंग ऑफ एसेट। सो क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट आपका पहला स्टेप रहेगा। जैसे ही सर आपका पूल ऑफ एसेट बन गया, इसको हमने एसपीवी को ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर टू एसपीवी हमारा नेक्स्ट स्टेप था। एसपीवी ने सर जैसे ये इन एसेट को रिसीव किया, इसने सर इनके सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करके अपने इन्वेस्टर को इश्यू किए। तो थर्ड स्टेप है सर आपका सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर। तो ये होता है सर आपका सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट यहां पर 3 सिंपल स्टेप में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पार्टिसिपेंट के। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस चलता है। रेगुलर मेंटेनेंस में क्या होता है सर, आपने ऑब्लाइगर से पैसा कलेक्ट किया, तो यहां पर सर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट करते हैं, जहां पर सर आप चेक करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर कि सर ऑब्लाइगर आपको पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप पूरे के पूरे एसेट को या ऑब्लाइगर को एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं सर, जो भी पैसा आया उस पैसे को आप लोग रिटर्न करते हैं आपके इन्वेस्टर को। सो रीपेमेंट ऑफ फंड होता है यहाँ पर नॉर्मल बेसिस पे। इसके बाद सर आप क्रेडिट रेटिंग लेते हैं इंस्ट्रूमेंट की, जो कि सर आपका सेल के बाद सेल से पहले का प्रोसेस है कि जब हमने सर आपके सेल करने गए उससे पहले हमने क्रेडिट रेटिंग लिया होगा। एंड सर लास्ट का आपका प्रोसेस है रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, यानी अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट के केस में हमें वापस से पैसा रिटर्न करना पड़ेगा आपके ओरिजिनेटर के द्वारा। So performance of securitized paper depends on the performance of underlying asset unless specified in case of default they go back to originator from SPV। अगर सर आपका जो ऑब्लाइगर है उसने डिफॉल्ट कर दिया तो जो SPV है सर वो पैसा मांगने जाएगा ओरिजिनेटर के पास एंड ओरिजिनेटर जाएगा आपके ऑब्लाइगर के पास पैसा मांगने। तो ये आपके सर सिंपल से स्टेप है। अब इसको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए सर आपको जो डायग्राम था क्वेश्चन नंबर 1 का उसको ध्यान में रखना है। क्या डायग्राम था सर,
उस पर भी चलते हैं एक बार। एंड सर डायग्राम को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, पहला सर आपका ओरिजिनेशन एंड दूसरा था सर आपका यहां पर प्रोसेस वाला। तो यहां पर सर जो आपका फर्स्ट डायग्राम हमने पढ़ा था ये आपके दिमाग में है, तो आप लोग स्टेप भी लिख सकते हैं। स्टेप क्या है सर, सबसे पहला ओरिजिनेटर ने आपका क्रिएशन ऑफ पूल किया, क्रिएशन ऑफ पूल करके सर इसको ट्रांसफर किया एसपीवी को, एसपीवी सर गया ट्रांसफर करने इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर को इसने सेल किया, लेकिन इन्वेस्टर ने बोला कि सर इस पे मुझे क्रेडिट रेटिंग चाहिए, तो क्रेडिट रेटिंग आपका फोर्थ स्टेप था। तो ये है सर आपके 4 स्टेप जब आपका यहां पर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस डेवलप होता है। तो पहली स्टेज है सर आपकी ओरिजिनेशन की या फिर सिक्योरिटाइजेशन स्टार्ट करने की। एंड सर सेकंड स्टेज क्या है आपकी, सेकंड स्टेज है सर इसको मेंटेन करने की। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें एडमिन का, यानी कि सर आप इसको मॉनिटर करते हैं। एडमिन का सर जो भी आपको पैसा रिसीव होता है उसको आप लोग अपने इन्वेस्टर को पे करते हैं, ये आपका फिफ्थ स्टेप है। इन्वेस्टर को सर पे करने के बाद अगर यहां पर आपकी ऑब्लाइगर ने डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्ट के केस में जो भी एसेट थी सर वो एसपीवी से जाके चली जाएगी ओरिजिनेटर के पास, एंड एसपीवी जाके बोलेगा ओरिजिनेटर को कि सर आपकी जो डेटर था उसने डिफॉल्ट किया है तो उसके अगेंस्ट में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये 6 वाली सर आपकी डिफॉल्ट की स्टेप थी। तो ये सर आपकी यहां पर टोटल स्टेप होती है, सॉरी ये थी आपकी फिफ्थ, ये थी आपकी 6 एंड ये है आपकी 7। तो हमने सर आपके पूरे प्रोसेस को यहां पर दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला ओरिजिनेशन वाला एंड दूसरा सर इसका एडमिन वाला पार्ट। एंड यही सर आपका मेमोरी टेक्निक भी है यहां पर कि हमने आपके ओरिजिनेशन को पहले क्रिएशन ऑफ पूल किया, उस पूल को एसपीवी को ट्रांसफर किया, एसपीवी ने सर उसको इन्वेस्टर को ट्रांसफर किया, एंड इन्वेस्टर के पास जब गए तो इन्वेस्टर ने इस पे क्रेडिट रेटिंग की डिमांड करी। तो ये आपके सर 4 स्टेप हो गए, क्रिएशन ऑफ पूल, ट्रांसफर टू एसपीवी, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर एंड क्रेडिट रेटिंग वाला सर आपका ये रहा क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद सर आपका प्रोसेस क्या था कि आपने उसको एसेट को एडमिन करा यानी मॉनिटर करा रेगुलर बेसिस पे। जैसे सर आपको पैसा मिला आपने इन्वेस्टर को रीपे किया, एंड डिफॉल्ट के केस में आपने रिकोर्स टू ओरिजिनेटर किया इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो सर ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका इंपॉर्टेंट है एंड आपका रिसेंटली ऐड हुआ है। क्या क्वेश्चन है सर ये, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोलता है ब्रीफली एक्सप्लेन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, लिस्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद ब्लॉकचेन। तो हमें सर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना है एंड सर क्या क्या रिस्क है आपके ब्लॉकचेन के अंदर वो हमें एक्सप्लेन करनी है। ये आपका सर एमटीपी अप्रैल 24 में पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, बिल्कुल नया एंड एकदम फ्रेश कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का। लेकिन सर इसके बाद एक नया कंसेप्ट और आ चुका है मार्केट में अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ब्लॉकचेन अब थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन सर आपके आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए नया कंसेप्ट रहेगा। तो चलते हैं सर ब्लॉकचेन होता क्या है एंड सर यहां पर रिस्क क्या है उसको हम समझते हैं। तो सर अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन को अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो ब्लॉकचेन को सर आप बोल सकते हैं एक रियल टाइम डेटाबेस। एक सर ऐसा रियल टाइम डेटाबेस है जहां पर सर आप केवल एडिशन कर सकते हैं, यहां पर सर आप कोई भी डिलीशन नहीं कर सकते, यानी एडिशन ओनली, जिसको हम बोलते सर अपेंड ओनली। अपेंड ओनली है सर, यहां पर कोई भी डिलीशन नहीं है, यानी सर ये है आपका इरिवर्सिबल। इसको सर समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है सर, एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गूगल शीट का। वैसे सर गूगल शीट आपकी ब्लॉकचेन पर ऑपरेट नहीं करती है, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं कि सर आप गूगल शीट यूज करते होंगे। गूगल शीट में सर आपने देखा होगा कि आप लोग गूगल शीट को रियल टाइम बेसिस पर अपडेट कर सकते हैं, यानी सर मल्टीपल लोग गूगल शीट पर काम कर सकते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों सर रियल टाइम बेसिस पे गूगल शीट पर अपडेट कर सकते हैं। अब अगर सर मैंने गूगल शीट पर 2 फीचर ऐड कर दिए कि सर यहां पर केवल आप एडिशन कर सकते हैं एंड कोई भी डिलीशन नहीं कर सकते, तो ये आपके सर ब्लॉकचेन की पॉपुलैरिटी को या फिर उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो यही सर आपका सिंपल सा ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा ब्लॉकचेन के बारे में, आपके दिमाग में सर एक गूगल शीट का एग्जांपल या फिर कोई भी सर रियल टाइम डेटाबेस का एग्जांपल होना चाहिए, जहां पर सर आप एडिशन कर सकते हैं या फिर अपेंड कर सकते हैं, केवल डिलीशन नहीं कर सकते, यानी जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारे आपके इरिवर्सिबल ट्रांजेक्शन रहेंगे। इसीलिए सर ब्लॉकचेन को सर हम लोग बहुत ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि यहां पर आप कोई भी चीज को डिलीट नहीं कर सकते, जो भी ट्रांजेक्शन एक बार ऐड हो गया वो आपका हमेशा हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा। अब सर ब्लॉकचेन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो जब भी आपको सर ब्लॉकचेन डिफाइन करने की बात आएगी आपको एक कीवर्ड याद रखना है, इसको सर बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी लेजर।
डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि ये शेयर्ड है, यानी सर ये रियल टाइम बेसिस पे एंड मल्टीपल लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद सर ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है एंड इसको आप लोग बोल सकते हैं लेजर के लिए। तो एक कीवर्ड आपको ध्यान रखना है सर DTL का, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी लेजर, एंड ये होता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड, यानी सर इसका कोई भी मालिक नहीं है सर, जितने भी लोग इस पर ऑपरेट कर रहे हैं वही सब लोग मिलकर इस ब्लॉकचेन को क्रिएट करते हैं। अब सर ब्लॉकचेन में हमें रिस्क क्या है? तो रिस्क भी बहुत सिंपल है, क्योंकि सर इसका कोई मालिक नहीं है तो इसको मॉनिटर कौन करता है? तो पहला रिस्क है सर यहां पर अब्सेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर रेगुलेटर, कोई भी सर इसको रेगुलेट करने के लिए या फिर एडमिन करने के लिए नहीं है। दूसरा रिस्क है सर अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल, सर बहुत कम लोग हैं जो मार्केट में जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, तो सर जो इसके इंजीनियर हैं वो भी बहुत कम है, तो आपके सर जो कॉम्पिटेंट या फिर एक्सपर्ट इंजीनियर या फिर लोग हैं वो बहुत कम है जो कि ब्लॉकचेन को समझते हो। और क्या रिस्क है सर? क्योंकि सर ये डिसेंट्रलाइज है एंड सर मल्टीपल लोग इस पर काम करते, मल्टीपल लोग काम करते सर, मल्टीपल लोगों का अलग अलग रिस्क एपेटाइट होगा, अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से यहां पर आपके कॉन्फ्लिक्ट आएंगे जब भी सर आप इसको कंट्रोल करने जाएंगे। तो सर डिसेंट्रलाइज है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है, कोई भी कंट्रोल करने जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट वहां पर रेज होंगे, ये आपका सर थर्ड रिस्क है। और क्या रिस्क है सर? ये पूरा सर आपका टेक ड्रिवन है, यानी पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है एंड सर अगर किसी ने इसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को टेम्पर कर दिया या फिर चेंज कर दिया तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन खराब हो जाएगी, तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर टेम्परिंग हो गई तो ये भी आपकी रिस्क है। एंड सर लास्ट रिस्क है आपकी यहां पर किसी ने सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दी, यानी कि सर आप इस गूगल शीट पर काम कर रहे थे, किसी ने आके सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं कर सकता, यानी सर आपने जो क्रिएट किया उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सर इतना इररिलेवेंट डेटा आपने सेंड कर दिया कि सर आपका जो रिलेवेंट डेटा था वो भी आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सर आपकी सिंपल सी रिस्क है। इनको याद कैसे करेंगे सर? इसी सीक्वेंस में आप याद करिए, इसके मतलब को समझते हुए कि ब्लॉकचेन का कंसेप्ट क्या है एंड उसी के अकॉर्डिंग हम इसको समझ रहे हैं। तो सर सबसे पहले आपका ब्लॉकचेन क्या होता है? समटाइम्स रेफर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, तो DTL नहीं है, मैंने गलत लिख दिया था, इसको सर आपको लिखना है DLT, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि सर मल्टीपल लोग एक्सेस करते हैं, लेजर है एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये सर शेयर्ड है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज भी होता है एंड पीयर टू पीयर है and decentralized open ledger of transaction system with no trusted third parties in between, यहां पर सर कोई भी इसका मालिक नहीं है, कोई भी इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। This ledger database has every entry as permanent, जो भी एंट्री करोगे सर परमानेंट है, यानी ये आपका append only यानी एडिशन ओनली डेटाबेस है, यहां पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, अगर सर कोई चेंज करना है तो आपको वापस से एक और एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। और ट्रांजैक्शन आर फुल्ली इरिवर्सिबल, यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए सर इसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है एंड इसीलिए सर इसका मेन यूज मार्केट में आजकल बढ़ रहा है। एनी चेंज इन द ट्रांजैक्शन बीइंग रिकॉर्डेड एज ए न्यू ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन में चेंज करना है तो आपको न्यू ट्रांजैक्शन ऐड करना पड़ेगा। अब सर रिस्क क्या है? तो सबसे पहले रिस्क है कि सर अब्सेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर रेगुलेटर, यहां पर सर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटीज को एडमिनिस्टर या फिर रेगुलेट नहीं करता है। इसके अलावा सर हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है जो इसको यूज कर सके। तो सर रिस्क रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड could potentially challenge and to find competent people to design and perform effective monitoring is difficult। तो हमारे पास सर कॉम्पिटेंट या फिर एक्सपर्ट लोग नहीं है जो इसको मॉनिटर कर सके या फिर ऑपरेट कर सके और इनको फाइंड करना डिफिकल्ट है। प्लस सर एक रिस्क और क्या थी कि किसी ने सर आपकी गूगल शीट के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा डेटा अपलोड कर दिया, तो रिस्क रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड could potentially challenge। इसके अलावा सर क्या है कि आपका जो ब्लॉकचेन है वो सर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यानी सर मल्टीपल लोग काम करते हैं, जिस भी दिन हम इसको कंट्रोल करने गए तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सो यहां पर क्या है, इसे डिफरेंट मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में हैव डिफरेंट रिस्क एपेटाइट, मल्टीपल लोग काम करते हैं सर, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रिस्क एपेटाइट है, डिफरेंट ओपिनियंस है। तो कॉन्फ्लिक्ट व्हेन मॉनिटरिंग कंट्रोल्स आर डिजाइन फॉर ए ब्लॉकचेन, तो जब भी कंट्रोल डिफाइन करने जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट होना पक्का है। तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल है इन कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कौन रिजॉल्व करेगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हाउ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी इज टू बी अचीव्ड इन ए ब्लॉकचेन, किसी को भी क्लियर नहीं है अभी। इसके अलावा सर यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, अगर टेक्नोलॉजी पे कोई टेम्परिंग हुई तो आपकी सर ट्रांजैक्शंस जो आपने रिकॉर्ड करी है उन पर भी इंपैक्ट आएगा। Reliability is dependent on technology. If this underlying technology has been tampered, then we will have inaccurate or unreliable accounting या फिर inaccurate and unreliable data।
तो ये सर आपके सारे रिस्क है। अब याद कैसे करना है सर, हमेशा ब्लॉकचेन की बात आएगी तब दिमाग में क्या आएगा सर कि ये गूगल शीट है, एंड आपको कीवर्ड क्या यूज करना है, DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। शेयर्ड लेजर है मतलब सर ये आपका एंड कैन नॉट बी चेंज, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, यानी एप एंड ओनली है, एंड यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन इरिवर्सिबल रहने वाले हैं। अब रिस्क को डिफाइन करते टाइम आपके दिमाग में क्या होगा कि ब्लॉकचेन सर आपका एक ब्लॉक है जिसके अंदर डेटा है बट उसको कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, एंड इसको सर हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस क्या है सर, सबसे पहला कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है एडमिनिस्टर करने के लिए, फिर सर हमारे पास कंपिटेंट लोग नहीं है जो इसको डिजाइन या फिर मॉनिटर कर सके, फिर सर जैसे ही हम इसको कंट्रोल करने जाएंगे तो डिफरेंट मेंबर है, डिफरेंट रिस्क है, तो कंट्रोल करने के टाइम कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है सर टेक्नोलॉजी पर सर ये पूरा रिलायबल है, अगर टेक्नोलॉजी में टेम्परिंग हो गई तो आपका सर जो डेटा है वो भी इनएक्यूरेट या फिर अनरिलायबल हो जाएगा। एंड लास्ट है सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड का, कि किसी ने सर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोड कर दी तो हमारी जो रिलेवेंट डिटेल्स है वो भी हमें मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो ये आपके सर रिस्क है एंड आपका ब्लॉकचेन का मतलब है। नेक्स्ट सर अगेन आपका ब्लॉकचेन का ही क्वेश्चन है, यहां पर आपसे क्या बोला है कि कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन एंड वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करिए। ये सर अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन नया कंसेप्ट ऐड हुआ है तो एग्जाम में कभी भी देखने को मिल सकता है। यहां पर सर आपको ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन आप सेम तरीके से करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, शेयर्ड बेसिस पे है, पीयर टू पेयर बेसिस पे है, एप एंड ओनली है, ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल है, तो सेम चीजें आप यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। डिसेंट्रलाइज ओपन लेजर विथ नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज, एप एंड ओनली कैन नॉट बी चेंज, ट्रांजैक्शन आर फुल्ली इरिवर्सिबल। एंड सर यहां पर एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा है, क्या पैराग्राफ है कि आपकी जो ब्लॉकचेन है वो सर एक चेन ऑफ ब्लॉक है एंड आपका ईच ब्लॉक आपकी कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर सर ये वर्किंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको हम समझते हैं। वर्किंग में क्या है सर, वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सर काम कैसे करता है, तो सर मान लेते हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप है। अब सर इस लैपटॉप से मैंने एक ट्रांजैक्शन करा, तो सबसे पहला स्टेप है मेरा ट्रांजैक्शन इनिशिएशन का, कि यहां से मैंने ट्रांजैक्शन किया। इस ट्रांजैक्शन को सर ब्लॉकचेन में भेजने के लिए मुझे एक नेटवर्क लगा, तो ये मेरा सेकंड स्टेप है नेटवर्क। ट्रांजैक्शन सर क्या होगा, ट्रांजैक्शन सर मैंने कोई बिटकॉइन बाय किया होगा तो इस बिटकॉइन को बाय करने का सबसे पहला स्टेप था ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना। इस ट्रांजैक्शन को सर हमें ब्लॉकचेन तक भेजना है, तो मान लेते हैं सर ये है हमारा ट्रांजैक्शन, ये है हमारी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सर थोड़ी बड़ी बनाते हैं, तो यहां पर सर मुझे नेटवर्क लगा जो कि मेरा सेकंड स्टेप था। अब सर जैसे ही मेरा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के पास पहुंचा तो यहां पर होगा मेरा वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होगा सर कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर मेरा ट्रांजैक्शन सर करेक्ट हुआ तो यहां पर बनेगा उसका एक ब्लॉक, मान लीजिए सर उसका ब्लॉक बन गया। ये ब्लॉक जो आपका सर बना ये होगा आपका स्टेप 4। अब सर ब्लॉक आपका बन चुका है, इस ब्लॉक को सर हमें चेन में ऐड करना है, तो सर ये आपकी चेन चलती जा रही है। यहां पर सर बीच में हमारा ब्लॉक को ऐड कर दिया एंड फिर ये आगे चेन आपकी कंटिन्यू होती जा रही है। तो जैसे ही सर आपने ये ब्लॉक को यहां पर चेन में ऐड करा, ये आपका सर था नेक्स्ट स्टेप, एंड ये करते सर आपका 6 स्टेप होता है कि आपका ट्रांजैक्शन होता है कंप्लीट। तो ये आपका सर ब्लॉकचेन का वर्किंग स्टेप बाय स्टेप है कि सबसे पहले लैपटॉप से ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया यानी ट्रांजैक्शन इनिशिएशन, फिर सर जो मेरा नेटवर्क था उसने इस ट्रांजैक्शन को कैरी करके ब्लॉकचेन तक लेके गए। यहां पर सर ब्लॉकचेन में घुसने से पहले वैलिडेशन हुआ, वैलिडेशन सक्सेसफुल होने पे मेरा जो इंफॉर्मेशन था वो एक ब्लॉक बन गया ब्लॉकचेन में जाके। अब ब्लॉक बनते सर ये आपकी चेन में ऐड हो गया एंड सर ये चेन आपकी चलती जा रही है, यानी सर डेली बेसिस पे या फिर हर सेकंड डिफरेंट ब्लॉक ऐड हो रहे हैं। एंड सर क्योंकि आपकी ब्लॉक के बाद इंस्टेंटली आपका नेक्स्ट ब्लॉक ऐड हो गया, इसीलिए सर आप अपने ब्लॉक में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सर अगर मुझे इस ब्लॉक को चेंज करना है, डिलीट करना है, तो मैंने अगर इसको डिलीट किया तो सर ये मेरी चेन यहाँ पर ब्लॉक, हमारी जो चेन है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए सर यहाँ पर ब्लॉक चेन में आपका कोई भी अल्टरेशन अलाउड नहीं है। तो एक बार आपका ब्लॉक ऐड हो गया तो आपके उसके आगे और ब्लॉक जुड़ते जाएंगे, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ब्लॉक चेन ब्रेक हो जाएगी, जो कि आपको अलाउड नहीं है। जैसे ही आपका सर यहाँ पर 5th स्टेप में ब्लॉक ऐड हुआ, आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका सर वर्किंग ऑफ ब्लॉक चेन है, इसको कवर करते हैं।
अ ट्रांजेक्शन लाइक सेंडिंग मनी टू समवन इज इनिशिएटेड, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगा, फिर सर ये ब्रॉडकास्ट होगा आपके नेटवर्क से, नेटवर्क इसको ब्लॉकचेन तक लेके जाएगा, वहां पर होगा वैलिडेशन, तो नेटवर्क वैलिडेट द ट्रांजेक्शन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी सर ब्लॉकचेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी में भी यूज करते हैं। ट्रांजेक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज ए ब्लॉक, फिर सर फोर्थ स्टेप में आपका जो ट्रांजेक्शन था वो ब्लॉक बन चुका है एंड ये ब्लॉक सर आपका ऐड हो चुका है आपकी ब्लॉकचेन पे एंड आपका ट्रांजेक्शन हो गया है कंप्लीट। तो ये आपका सर सिंपल सा स्टेप है। अब इसको सर याद कैसे करना है, तो सबसे पहले आपका ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट होकर वैलिडेट हुआ, वैलिडेट के बाद सर आपका ब्लॉक से ऐड हुआ एंड ब्लॉक ऐड होने के बाद सर आपका ट्रांजेक्शन होता है कंप्लीट। ट्रांजेक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑनलाइन ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो भी आप ट्रांजेक्शन सेंड करते हैं वो एक ऑनलाइन ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये आपका कंसेप्ट एंड वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन था। नेक्स्ट है सर आपका एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, यानी कि सर ब्लॉकचेन का यूज क्या है। ये भी सर न्यू कंसेप्ट है, अभी तक कभी पूछा नहीं गया लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या कंसेप्ट है सर, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है सर कि आपका जो एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन है यानी ए बी, तो आपको सर ABCD आती होगी, अगर ABCD आती तो आप इसको याद कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन की बात हो रही यानी ABCD को सर आप इग्नोर करिए, तो EFGHT से आपके यहां पर आते हैं एप्लीकेशन। अब सर क्या क्या एप्लीकेशन है, आपका सर लेटर E से एप्लीकेशन आता है इकोनॉमिक फोरकास्ट। आप सर अपनी ब्लॉकचेन से इकोनॉमिक फोरकास्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सर ये आपका डिसेंट्रलाइज है एंड एकदम एनोनिमस नेटवर्क है, यानी कि सर कोई भी बंदा यहां पर आके अपने फोरकास्ट या फिर अपनी वोटिंग कर सकता है या फिर अपना डेटा पेश कर सकता है, जो कि बिल्कुल सर आपका एनोनिमस रहेगा एंड आप इस एनोनिमस डेटा के बेसिस पे अपने इकोनॉमिक फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन मेक्स पॉसिबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट, यानी सर मल्टीपल लोग इस पर काम करेंगे एंड अपने अपने ओपिनियन देंगे, उसके बेसिस पे आप अपना फोरकास्ट करेंगे। तो सर ई से हो गया इकोनॉमिक फोरकास्ट। एफ से क्या है सर, एफ से आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में सर आपकी ये हेल्प करता है, जो भी सर आपके बैंक है NBFC वो भी ब्लॉकचेन को यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। Blockchain can be used to provide an automated trade life cycle in terms of the transaction log of any transaction of asset or property, whether physical or digital, such as laptop, smartphone। तो सर आपका जो भी लॉग होता है ट्रांजेक्शन का, उसको सर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी ब्लॉकचेन में, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज में काम आता है। इसके बाद सर जी से क्या है, जी से आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी सर इस ब्लॉकचेन को यूज करके अपने एनोनिमस ओपिनियन ले सकती है एंड उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज क्रिएट कर सकती है। So at the government front, there are instances where technical decentralization is necessary, but politically should be governed by government, like land registration, vehicle registration। यानी सर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इसको भी आप लोग ब्लॉकचेन पे लेके आ सकते हैं एंड सारे रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर मेंटेन कर सकते हैं, ताकि कोई भी सर इन रिकॉर्ड्स को डिस्टर्ब ना कर सके, डिलीट ना कर सके और चेंज ना कर सके। ब्लॉकचेन सर इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। अगर सर आपको पता रहेगा कि कोई भी बंदा इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता, तो आपकी सर ट्रांसपेरेंसी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। फिर सर एच से आपकी हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर में सर आप अपना मेडिकल डेटा यहां पर सिक्योर कर सकते हैं, जो भी सर आपकी रिपोर्ट्स है, जो भी सर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको आप लोग यहां पर स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्ट है सर आपका ट्रैवल इंडस्ट्री। ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर सर जैसे आपका पासपोर्ट है, आपके ट्रैवल के टिकट है, उसको आप लोग ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्टोरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बेसिकली सर यहां पर जितने भी आप एप्लीकेशन देख रहे हैं उन सब का पर्पज यही है कि आप लोग या तो अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं या फिर सर आप यहां पर अपने ओपिनियन लेके उसके बेसिस पे फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये सर इसके 5 होते हैं एप्लीकेशन। कैसे याद करेंगे सर, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन की बात होगी आपके दिमाग में आएगा, एप्लीकेशन ब्लॉकचेन होता है सर ABCD से हमें मतलब नहीं है, लेकिन EFGHT इनसे सर बनता है हमारा यहां पर एप्लीकेशन। ई से सर इकोनॉमिक, एफ से फाइनेंशियल, जी से गवर्नमेंट, एच से हेल्थ केयर एंड टी से ट्रैवल इंडस्ट्री। तो रिमेंबर प्राइमरी यूज ऑफ ब्लॉकचेन इज सिक्योर स्टोरेज, शेयरिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन्हीं के बेसिस पे सर आपको अपने डिफरेंट आंसर के कीवर्ड्स लिखने हैं। तो ये आपका सर क्वेश्चन 11 था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सर आपका बहुत इंटरेस्टिंग एंड अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 सर MTP में आया था एंड सर आपकी May 24 एग्जाम में भी आ गया, यानी सर May 24 की पहले MTP में आया, फिर सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया। जो स्टूडेंट सर ये MTP करके गया होगा उसको सर मजे आ गए होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। क्या क्वेश्चन है सर, टोकनाइजेशन टू सम एक्सटेंट रिजेंबल द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन।
आपका जो टोकनाइजेशन है वो सर आपके सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को रिसेंबल करता है। क्या सर ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब सर सिक्योरिटाइजेशन तो हम पढ़ चुके, लेकिन टोकनाइजेशन क्या होता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग बता सकते हैं कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। What are the similarity between tokenization and securitization? फिर हमें सर इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी बतानी है। सबसे पहले समझते सर टोकनाइजेशन क्या है। टोकनाइजेशन का सर सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका एनएफटी टोकन्स। सर एनएफटी टोकन में आपने देखा होगा कि सर आपकी बहुत सारी इमेज होती है, ये इमेज सर आपकी मार्केट में सेल होती है। तो सर जब आप अपनी कोई टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल एसेट को टोकन में कन्वर्ट करते हैं या फिर सर ब्लॉकचेन के क्रिप्टो में कन्वर्ट करते हैं एंड सर फिर उस पर आप ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टोकनाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में क्या करते हैं सर आप अपनी फाइनेंशियल एसेट को कन्वर्ट करते हैं अपने सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट में एंड फिर उनके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। टोकनाइजेशन में आप टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल एसेट को टोकन में कन्वर्ट करते हैं जो कि आपका ब्लॉक होता है ब्लॉकचेन के अंदर एंड फिर उसकी आप ट्रेडिंग करते हैं। तो दोनों के बीच में सर रिसेंबलेंस तो है, क्योंकि दोनों ही सर आपकी जो इनलिक्विड एसेट है, जैसे कि सर आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल है या फिर सर आपका कोई लोन है, इन दोनों को सर दोनों लिक्विड बनाते हैं, तो दोनों के अंदर सर रिसेंबलेंस है। तो इसका आंसर होगा यस कि दोनों के बीच में रिसेंबलेंस है। एंड सिमिलैरिटी में हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या चीज है। So tokenization is a process of converting tangible or intangible asset into blockchain tokens. Digitally representing anything has recently acquired lot of traction। यानी सर जो आपका NFT था जिसका पहले एक टाइम पे बूम आया था, आज की डेट पे सर NFT सारे के सारे डाउन है आपके। तो सर अभी का जो ये आंसर लिखा हुआ, ये आंसर सर आईसीआई ने आज से 2 साल पहले लिखा होगा और सर वही आंसर आईसीआई आज भी यूज कर रहा है, लेकिन आज के दिन आपके जो भी NFT टोकन है वो इतने पॉपुलर नहीं है। It can be effective in conventional industry like real estate, artwork, tokenization and securitization। तो सर ये आपके यहाँ पर रिलेवेंट रहेंगे। अब सर यहाँ पर आपका आंसर क्या है कि टोकनाइजेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन, सिंस टोकनाइजेशन ऑफ illiquid asset attempts to convert illiquid into product that is liquid and tradable, hence to some extent it resemble the process of securitization। यानी दोनों ही प्रोसेसर आपकी illiquid asset को लिक्विड एसेट बनाते हैं, तो दोनों में ही सर कुछ ना कुछ रिसेंबलेंस है। अब सर सिमिलैरिटी क्या है? तो सबसे पहली सिमिलरिटी सर यही है कि आप दोनों ही जगह लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं, आप अपनी एसेट को सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी के साथ साथ सर यहाँ पर आप लोग एसेट को सेल कर रहे हैं, यानी आप लोग ट्रेडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ट्रेडिंग के साथ साथ सर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। तो सबसे पहली सिमिलरिटी सर आपकी लिक्विडिटी, बोथ इंजेक्ट लिक्विडिटी। फिर दूसरी बात सर लिक्विडिटी तो आ गई, इसका मतलब सर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, तो ट्रेडिंग है आपका सर नेक्स्ट ऑप्शन। अगर सर ट्रेडिंग होगी तो जो आपकी ब्रोकर्स है या फिर सर जो भी इसको रेगुलेट करते उनको सर कुछ ना कुछ फीस मिलेगी। जैसे सर सिक्योरिटाइजेशन के अंदर आपको स्टाम्प ड्यूटी मिलती है, अगर सर आप एनएफटी ट्रेड करते हैं अपने कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको कोई फीस देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज बनी है कि सर जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो एजेंसीज है वो सर यहाँ पर फीस कलेक्ट कर सकते हैं। एंड सर डाइवर्सिफिकेशन तो है ही, क्योंकि ये आपका एक न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है। तो ये सर इसके सिमिलैरिटी है एंड सर दोनों के बीच में रिसेंबलेंस होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आपको टोकनाइजेशन को समझना पड़ेगा कि सर टोकनाइजेशन होता क्या है। कन्वर्टिंग एसेट इनटू ब्लॉकचेन टोकन, ये होता है आपका टोकनाइजेशन। अब सर सिमिलैरिटी क्या है? सबसे पहला दोनों लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड कराते हैं? क्योंकि सर दोनों में ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग होगी तो सर मार्केट में जो भी आपके ब्रोकर्स है, ऑपरेटर्स है, उनको सर न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में पैसा अर्न करने की, तो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एंड सर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो ये सीक्वेंस में आप सर याद करेंगे तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा इसको याद करने के अंदर। अब सर नेक्स्ट है आपका रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर पूछा है कि रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन क्या है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ये अभी तक सर आपके एग्जाम में नहीं आया है, क्योंकि सर ये रिसेंटली आपके स्टडी मैट में ऐड हुआ है। अब सर यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा? हमें सर बताना है कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में रिस्क कब आता है। तो सर जब आपके मार्केट में रिस्क आता है तब आपके सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में रिस्क आता है। जब मार्केट में रिस्क आएगा तो सर जिस पार्टी को आपने लोन दिया है या फिर जिस पार्टी से आपको अमाउंट कलेक्ट करना है वो पार्टी सर डिफॉल्ट कर देगी। जब सर पार्टी डिफॉल्ट कर देगी तो आप उस पर लीगल केस करने जाएंगे एंड लीगल केस में सर आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी एंड आपकी लीगल कॉस्ट लगेगी। तो ये आपके सर रिस्क रहने वाले हैं।
सबसे पहले सर मार्केट में रिस्क आएगा। तो मार्केट में कब रिस्क आ सकता है? जब सर आपकी जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है। आपकी सर जो प्राइसेस है वो गिरती जा रही है, यानी मार्केट के अंदर डिफ्लेशन आ रहा है या फिर आपकी जीडीपी गिर रही है। तो सर आपके ऐसे कुछ फैक्टर आ रहे हैं मार्केट में जिससे इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। दूसरा है सर आपका प्रीपेमेंट रिस्क, कि सर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो इंटरेस्ट रेट कम होने पे आपके जो भी लोग हैं जिन्होंने हाई रेट पर इंटरेस्ट ले रखा है वो आपको प्रीपेमेंट करेंगे। एंड सर अगर आपको जब भी अर्ली प्रीपेमेंट हो जाता है तब हम इसको प्रीपेमेंट रिस्क बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एडिशनल फंड है जिसको हमें लोअर रेट पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड सर फिर आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो जब आपकी रेट कम होती तब प्रीपेमेंट रिस्क है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तब सर आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क भी देखने को मिलेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है सर इंडस्ट्री डाउनटर्न या फिर एडवर्स प्राइस मूवमेंट। प्रीपेमेंट रिस्क है सर चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, यानी मार्केट रेट्स कम हो जाएगी तो लोग बाग प्रीपेमेंट कर देंगे। एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क है सर व्हेन लोन इज इन द पूल आर बेस्ड ऑन फ्लोटिंग रेट, इन्वेस्टर पे आउट्स आर बेस्ड ऑन ए फिक्स रेट, यानी कि सर आपका जो लोन था वो सर वहां पर था फिक्स रेट का एंड मार्केट में सर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अगर आपका फिक्स रेट 8% का था, मार्केट में सर अब 12% की रेट चल रही है तो भी आपको 8% पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सर आपने फिक्स रेट पर इंटरेस्ट का एग्रीमेंट किया था अपनी एसेट के साथ। तो ये सर आपकी मार्केट रेट हो गई कि मार्केट फैक्टर्स हो गए। मार्केट में रिस्क आएगा तो सर आपकी पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है। डिफॉल्ट के रिस्क को बोलते हैं हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क। एंड काउंटर पार्टी रिस्क में आपकी सामने वाली पार्टी पैसे देने से मना कर देगी। रिस्क ऑफ बैंकरप्सी और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसर। एंड सर फाइनली आपको आएगा लीगल रिस्क, क्योंकि अब पैसा वसूलने जाना है। पैसा वसूलने गए तो कॉस्ट लग गई, हमें सर वहां पर पता चला कि हमारी जो जुडिशरी है वो अच्छे से काम नहीं करती है, तो हमारा बहुत सारा पैसा वहां पर ब्लॉक हो गया। अब्सेंस ऑफ सर कंक्लूसिव जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि सर यहाँ पर आपके पास अच्छे केस लो नहीं है जो कि सर क्लियरली आपको बता सके कि किस केस के अंदर आपको पैसा मिलेगा, किस केस में पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये सर आपकी रिस्क है। इसको याद कैसे करेंगे? मार्केट में रिस्क आई, मार्केट में रिस्क आने से जिस पार्टी को पैसे दिए वो डिफॉल्ट करेगी, डिफॉल्ट करने पे सर उस पर लीगल केस करेंगे तो आपकी लीगल रिस्क बनती है। तो मार्केट रिस्क आपकी 3 है, पार्टी डिफॉल्ट करेगी तो काउंटर पार्टी रिस्क, एंड लीगल केस करना पड़ा तो बनती है आपकी लीगल रिस्क यहाँ पर। अब सर क्वेश्चन 13 के बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये सर आपका रिसेंटली नवंबर 24 की एमटीपी में आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ऑल्दो रेटिंग एजेंसी इज सेकेंडरी टू द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन बट इट प्लेस ए वाइटल रोल, एक्सप्लेन। यानी सर जो आपकी रेटिंग एजेंसी है वो सर आपकी होती है सेकेंडरी पार्टिसिपेंट, बट वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। यानी रेटिंग एजेंसी को हमें एक्सप्लेन करके बताना है। बहुत सिंपल सी बात है सर। रेटिंग एजेंसी का काम क्या है सर? रेटिंग एजेंसी का काम है कि क्रेडिट क्वालिटी को असेस करना कि हमारा जो ऑब्लाइगर है उसका सर क्रेडिट असेसमेंट कैसा है। तो ये स्टेटमेंट सर करेक्ट है क्योंकि सारे ही पार्टिसिपेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिक्योरिटाइजेशन इज बेस्ड ऑन द पूल ऑफ एसेट रादर देन द ओरिजिनेटर। तो आपका सिक्योरिटाइजेशन सर आपकी पूल ऑफ एसेट यानी ऑब्लाइगर पर बेस्ड है, आपके ओरिजिनेटर पर बेस्ड नहीं है। द एसेट मस्ट बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट सपोर्ट अवेलेबल एंड रेटिंग एजेंसी असेस द फॉलोइंग। तो रेटिंग एजेंसी सर आपकी एसेट को क्रेडिट क्वालिटी को असेस करके बताती है कि सर आपको कैसा क्रेडिट सपोर्ट मिलने वाला है एंड क्या यहाँ पर कोई रिस्क रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है। अब सर ये असेसमेंट होगा कैसे? तो असेसमेंट करने के लिए अगर सर आपको कभी भी किसी डेटर का असेसमेंट करना है तो आप क्या बोलेंगे उस डेटर को कि सर आप ये बताइए कि आपको फ्यूचर में कैश फ्लो कहाँ से मिलने वाले हैं एंड जो फ्यूचर कैश फ्लो आपको मिलने वाले हैं उनकी रिलायबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हमने उनका स्ट्रेंथ ऑफ कैश फ्लो देखा। अब सर ये कैश फ्लो कब कब मिल रहे, तो हमने उनका एंश्योर किया टाइमली पेमेंट है। क्रेडिट क्वालिटी ऑफ ऑब्लाइगर देखा कि सर जो आपका डेटर है इसकी सर क्रेडिट रेटिंग कैसी है या फिर इसकी क्रेडिट क्वालिटी कैसी है। लिक्विडिटी सपोर्ट देखा एंड हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि सर अगर इसने डिफॉल्ट किया तो हम लोग लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू इसमें पैसा वसूलने जाएंगे तो कैसा हमें सपोर्ट मिलेगा या फिर कैसा हमारा लीगल फ्रेमवर्क का स्ट्रेंथ रहता है। तो सर ये आपके 4-5 फैक्टर है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। तो ये हमारे सर सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट आपके सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर के। एक बार चलते स्टार्टिंग पे। तो आपका सर ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब सर हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम आपका लास्ट थियरी चैप्टर जो कि स्टार्टअप फाइनेंस है उसको कवर करेंगे एंड स्टार्टअप फाइनेंस के बाद जो आपके रिमेनिंग प्रैक्टिकल चैप्टर है उनकी थियरी को भी हम लोग आगाज के इस सेशन में कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।